दी मैं 23 साल का हूँ, यानी कि बहन का नहीं है, पहला सवाल भाई का है। मेरी शादी को 1 साल हो गए। मेरी सास मेरी पत्नी को फ़ोन पे मेरी मम्मी के ख़िलाफ़ भड़काती है। मैंने अपनी पत्नी के फ़ोन चैट में पढ़ा। मैं अपनी सासू माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर दी क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए और क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए? मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट है, मैं उसे टेंशन नहीं देना चाहता। देखो, बारी बारी से अगर लेके चलूँ, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन्हें क्या किसी को भी किसी के भी परिवार में इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, आपको चिंता की बात तब है अगर जो भी आपने चैट में पढ़ा, आपकी सासू माँ कुछ गलत उनको भड़का रही हैं आपके अनुसार। अगर आपकी पत्नी बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रही है घर में जैसा उसकी मम्मी ने उसको बताया कि ऐसे कर ऐसे कर, और वो चीज़ गलत हो रही है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ बोला है, उन्होंने एज अ बेटी सुन लिया आपकी पत्नी ने, कर वो अपने हिसाब से ठीक रही है, घर में सब कुछ सही चल रहा है, तो आप लकी हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ बेटी के बीच का मामला है, वो अपने आप सुलट लेंगे। आप ऐसे ही प्रिटेंड करो कि आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर तो वो उनके हिसाब से बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही कर रही हैं, अगर बेरेबल है तो जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम है। अगर कुछ ऐसा एक्सट्रीम वो कर रही हैं जिसकी वजह से मुश्किल हो रहा है बर्दाश्त करना, तो आप प्रेगनेंसी है ठीक है, मैं मान रही हूँ, लेकिन एक लिमिट में, एक जेंटल वे में आप उनको टोक सकते हो। साथ ही उनको एक हिंट ये दे दो कि भाई प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम सही गलत कुछ भी करोगी और मैं रिएक्शन नहीं दूंगा। अगर मेरे घर वालों के साथ एक लिमिट से ज़्यादा बदतमीज़ी या कुछ भी गलत होगा तो शायद मैं उनकी साइड भी लूँगा कि भाई मेरे माँ बाप इस चीज़ में गलत नहीं है ना। तो थोड़ा सा उन्हें एक हिंट भी दे दो, तो उन्हें ये ना पता लगे कि भाई प्रेगनेंसी हो गई तो मैं जो चाहे करूँ। एक आइडिया उन्हें भी हो कि मैं सही हूँ तो मेरा पति मेरे साथ खड़ा है, अगर मैं कल को गलत होंगी तो वो मेरे साथ की बजाय मेरे सामने भी खड़ा हो जाएगा। जब आदमी को ये आइडिया होता है वो खुद ही सोच समझ के चलता है। एक आइडिया हो जाता है ना कि भाई मेरा पति इस हद तक सुनेगा या इस हद तक बातों को लेगा, इसके आगे नहीं लेगा, या ये गलत बात करूँगी तो ये भड़केंगे। थोड़ा सा उनको ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, वेट कर लो। और आप इतना जेंटली इस चीज़ को सोच रहे हो अपनी पत्नी के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरी तरफ से क्या, पूरी हमारी जितनी भी कम्युनिटी है बहनों की, मैं अगर आपके जैसे पति हो जाए ना, जो जैसे पत्नी अपने पति या उसके परिवार वालों को बोलने से पहले कुछ भी 10 बार सोचती है कि कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं घर में कलेश तो नहीं हो जाएगा। अगर पति भी यही सोच के रिएक्शन देने लगे ना कि ये बात किस तरीके से बोलूँ मेरी पत्नी को बुरा ना लग जाए, उसको टेंशन ना हो जाए, सच बताऊँ 10 में से 8 झगड़े हो ही ना, है ना। तो आप बहुत अच्छे हो इस मामले में, सही जा रहे हो। लेकिन जहाँ इतना चला है, अगर प्रेगनेंसी है तो अवॉइड कर दो। बाकी उनसे बात करने के बाद जो है अपनी सास से, सब कुछ उसके बाद ही करना जब खुशखबरी आ जाएगी आपके घर और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो इस तरीके के बीच बीच में कुछ लड़कों के भी, बाकी बहुत सारी महिलाओं की रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली लगभग सभी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बेस लाइन एक सी है, लेकिन खुल के जब पढ़ो तो छोटी छोटी डिफरेंस भी हैं। लेकिन वो चीज़ें देखने में, जो चीज़ इसमें हम लोग फेस कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज़ें बड़ी हैं, भले सामने से देखने वाले को छोटी लगे। तो हमें चाहिए होता है कि हम किसी से एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें जो हमें जज ना करे। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख के हमारे लिए क्या बेस्ट है वो कुछ अगर कोई समझ सके या समझा सके, ऐसा हमें हर किसी को चाहिए होता है। तो यही कोशिश है इन एपिसोड्स के ज़रिए कि आपकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊँ अपनी बातों के ज़रिए या अपनी सलाहों के ज़रिए, तो मेरा सौभाग्य होगा। आज के एपिसोड के 111 कमेंट्स हैं, देखते हैं उसमें कितने सवाल हैं, कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और कितनी मेरे लिए दुआएं हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं क्या करूं? मेरे हस्बैंड मेरी एक भी बात नहीं मानते और अपनी सारी बातें मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मेरे पैरों में भी गिरते हैं। मैं मजबूरी में उनकी बातें मानती हूँ, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आता। आप भी उनके पैरों में गिर जाया करो, याद दिलाया करो, देखो आप मेरे पैरों में गिरे थे, मैं मान गई थी ना। और वो कहें कि तेरी मर्जी थी ये वो, तो क्या अगली बार से मैं भी नहीं मानूंगी। फिर हंसी मजाक में लो इस चीज़ को, सीरियस मुद्दा मत बनाओ। लेकिन जो वो कर रहे हैं आपसे बातें मनवाने के लिए, आप भी सेम चीज़ कर सकती हो। पैरों में गिरो, बाहों में भरो, कुछ भी करो कि भाई मैंने मानी थी आपकी बात, अब आप भी मानो। तो थोड़ी सी मान मुनव्वल के पहले चुहलबाजी के तौर पे करो बजाय सीरियस नोट पे आने के, ताकि चीज़ें एक पॉजिटिव उस पर ख़त्म हो, ठीक है।
नेक्स्ट, मैम मेरी शादी को 18 साल हो गए। मेरे हस्बैंड की जो पहली वाइफ थी उसने उनको 18 साल पहले डिवोर्स देकर अपनी बेटी लेकर मैके चली गई। मैम अभी इतने दिनों बाद मैंने अपने लड़के को जिस कॉलेज में डाला उसने भी अपनी लड़की को उसी कॉलेज में डाल दिया। उसकी लड़की मेरे लड़के से 2 क्लास आगे है और पता नहीं कैसे मेरे लड़के में उस लड़की से दोस्ती हो गई। मेरा लड़का दिन भर उसको बाइक में लेके घूमता है। अपने लड़के से उस लड़की को कैसे दूर करूं? हमको कोई रिलेशन नहीं रखना है उनके साथ। भैया ये देख लो, भाई बहन के उस पे ही जा रहे हैं या और बसड़ मचेगी यहाँ पे, क्योंकि भले माएँ अलग अलग हैं, बाप तो एक ही है। तो एक बार अपने बेटे से अलग बाद में करने की सोचना, पहले ये तो पूछ लो कि बहन ही मान के चले जा रहा है ना उसको, ये तो बड़ा मतलब अजीब सा हो जाएगा कहीं ऐसी कुछ हो गया तो। मतलब होना नहीं चाहिए, खैर बच्चा बड़ा होगा उसको पता होगा, लेकिन फिर भी ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा काम। तो ऐसा है, अपने उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, अगर बहन होने के नाते भी कर रहा है। आप कॉलेज चेंज करवा दो अगर आपका बेटा कहे में है तो, लेकिन हो सकता है ना उसको वो बहन के तौर पे देख रहा हो और उसको लग रहा हो कि भाई ठीक है मम्मियों की नहीं बनती, हम बहन भाई तो एक से हैं। तो पहले अपने बेटे से बैठ के उसके मन की बात पूछ लो आराम से, जब तक वो बता ना दे उसके साथ सारे तरीके आजमाओ ताकि वो ढंग से बता दे कि हाँ एक्चुअली चल क्या रहा है उसके दिमाग में, है ना। अगर खाली बहन ही मान रहा है ना, देखो वो है आपके पति का क्या स्टेट ऑफ माइंड है, बात वो भी है भाई, बेटी तो है ही उनकी वो भी। तो सारी बातें देख के तब डिसीजन लो, इतना हाइपर मत हो। दूसरी चीज़ ये है कि इतना भी हाइपर हो लोगी, चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके हाथ में है नहीं। अगर आपका बेटा बिल्कुल आपके कहे में चलता है तो फिर भी कुछ है, बाकी ज़्यादा कुछ आपके हाथ में है नहीं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो इस चीज़ का, जितना कस के पकड़ोगी उतना हाथ से छूटती चली जाएंगी बातें। थोड़ा सा ढील छोड़ो और आराम से अपने बेटे से पहले बात करो कि चल क्या रहा है, उसके बाद डिसाइड करो आगे कि क्या करना है। आखिरी वही है कि भाई कॉलेज अपने लड़के का चेंज करवा लो, दूसरे को तो आप कह नहीं सकते। व्हाट इज़ योर हाइट एंड वेट, एंड आपकी शादी किस एज में हुई थी और डॉटर किस एज में हुई हैं आपकी? हाइट मेरी अंडर 5 है, पूरी 5 भी नहीं है। वेट इस टाइम 45 है, 45.5 ऐसे रहता है। जिम जाने से वो शायद ऊपर के 0.5 हट गए हों, मैंने नापा भी नहीं। 45 पे फिक्स है पिछले 7-8 सालों से, ठीक है। और शादी किस एज में हुई थी? 26 में, जब मैं 26 साल की थी। डॉटर किस एज में हुई थी? 7 साल बाद, है ना। 33 की मैं पूरी हो गई थी, 34 में लगी थी जब ये हुई थी। हाय मैम कैसी हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम का प्रेप और बच्चे की केयर एक साथ हो सकती है जब कोई फैमिली सपोर्ट ना हो? जी हो तो सकती है, ऑब्वियसली मुश्किल है लेकिन हो सकती है, क्योंकि फैमिली देखो सपोर्टिव हो तो ठीक, ना हो तो वो सिर दर्द हो जाएगा। अपना बच्चा आप संभाल लोगे, ये मुझे हर माँ पे भरोसा है। अकेले जब उसको करना होता है कि मुझे ही करना है तो वो अपना बच्चा संभाल लेती है। बच्चे का रूटीन उसको याद हो जाता है, उसका पैटर्न उसे याद हो जाता है, उसको पता है मुझे ही करना, उस हिसाब से काम सेट कर लेती है, हो सकती है। नेक्स्ट, हेलो मैम मैं 11th क्लास में हूँ, मेरी एज 16 है। मेरी मम्मी बार बार मेरा फ़ोन चेक करती हैं। क्या पेरेंट्स को बच्चे की प्रिवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? पेरेंट्स को अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए, इनका बस चले तो शादी के बाद बच्चे के हनीमून में भी कैमरा लगा के उसकी ताका झाकी करें। शेम ऑन सच अ पेरेंट्स हु डोंट रिस्पेक्ट समवन प्राइवेसी। तो मेरे बच्चे 16 साल की हो तुम, तो मैं तो ऐसे ही बात करूँगी। समवन प्रिवेसी एंड यू आर नॉट समवन, आप उनके बच्चे हो, ठीक है। ये जो प्रिवेसी का आजकल ये ज़्यादा वो बना दिया है ना, इसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत है नहीं। आगे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जितनी भी आ रही हैं और आती हैं वो इस सो कॉल्ड प्रिवेसी की वजह से। एक बात बताऊँ, मेरा और मेरे बच्चों का, ठीक है, बीच में हम भी एक पर्दा है, सारी चीज़ें तो हम शेयर नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे फ़ोन में मान लो हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिसको अगर हमारे पेरेंट्स देखेंगे तो हम अनकंफर्टेबल फील होंगे, तो हमें क्या ही प्रॉब्लम होगी अगर हमारे पेरेंट्स हमारा फ़ोन देख रहे हैं? मानोगे इस चीज़ को? तो अगर हमें इतना बुरा लग रहा है ना कि हमारे पेरेंट्स हमारी सर्च हिस्ट्री क्यों देख रहे हैं, हमारी चैट्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे क्यों कुछ भी फ़ोन क्यों चेक कर रहे हैं, इसका मतलब हम ऑलरेडी ऐसा कुछ कर रहे हैं ना जो हम अपने बड़ों के सामने कहने में, करने में, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है। तो आप खुद सोचो, आपके पेरेंट्स
कभी ये चाहेंगे कि आप कुछ गलत करो या आप कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि उनको कभी भी बुरा लगेगा कि नहीं ये अच्छा क्यों कर रही है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं। वो प्रिवेसी एक अलग चीज़ होती है। प्रिवेसी मतलब आप नहा रहे हो, आपके बाथरूम में नहीं घुस रहे, है ना, यहाँ तक प्रिवेसी है। आप पढ़ रहे हो या फिर आप कुछ अपने सहेलियों की बातें थोड़ी बहुत कर रहे हो, सहेलियों की मैं बताऊं, अब आपको लगेगा बुरा, क्योंकि आपको लगेगा कि आंटी भी पेरेंट्स की उम्र की हैं तो इनको तो वही लगेगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हैं। मैं बताऊं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब मैं इस एज में से गुजरी थी या और आगे जब तक शादी नहीं हुई थी या कुछ और, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी। 2 लड़कियाँ, ठीक है, शादी से पहले की बता रही हूँ, शादी के बाद के मुद्दे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। शादी से पहले अगर 2 लड़कियाँ एक नॉर्मल टाइम से ज़्यादा बात कर रही हैं ना, आप 110% मान के चलो, कभी भी देख लेना उसमें घुस के किसी ना किसी लड़के के बारे में ही बात कर रही होंगी। इन्वॉल्वमेंट उसी में किसी ना किसी लड़के का होगा। वो उनमें से किसी का भी बॉयफ्रेंड हो सकता दोनों के हों, और वो अपने अपने की बात कर रही हों। कोई मुद्दा ही नहीं बचता। आदमी कपड़ों की, पढ़ाई की कितनी बात कर लेगा। या तो वो किसी तीसरी लड़की की बुराई कर रही होंगी या फिर वो किसी लड़के के बारे में बात कर रही होंगी। सिंपल सा होता है। लड़कों का मुझे पता नहीं, क्योंकि लड़कों के पीयर ग्रुप में क्या बात करते हैं उसका मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन लड़कियों के बारे में तो मैं श्योर हूँ कि कुछ बात ही नहीं होती। इवन मेरी बेटियाँ जब लंबी बातें करती हैं ना अपने फ्रेंड से, ये वो उनको भी यही बोलती हूँ। अब इतनी प्रिवेसी का ना, आपको ये जो आप कह रहे हो ना, शेम ऑन पेरेंट्स, और उनका बस चले तो हनीमून में भी जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बुलाओगे भी ना हनीमून में, कैमरा लगा के देख लो, वो नहीं देखेंगे। ये जो प्री वेडिंग शूट होता है ना, माँ बाप के आंख नीचे हो जाती हैं वो देख के। वो आप गलतफहमी में हो, लेकिन हो सकता है आपको वीडियो में अब मेरी बात भी उतनी ही हल्की लगे जितनी अपनी मम्मी की लग रही होगी। बात यह है कि पूरी दुनिया में पेरेंट्स ही 2 ऐसे होते हैं, आपको कुछ भी लग रहा हो, जो आपका कभी भी बुरा नहीं सोचते। हो सकता है वो आपके अनुसार आपका भला नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बुरा नहीं सोचेंगे। तो अगर वो फ़ोन चेक कर रहे हैं, कुछ कर रहा है ना, तो आप मेक श्योर करो कि आपके फ़ोन में ऐसा कुछ है ही नहीं। आप बिल्कुल वो करो कि लो आप फ़ोन चेक कर लो। आप लॉक मत लगाओ, आप खुद दो कि फ़ोन लो आप चेक कर लो। 2-4 बार उनको तसल्ली हो जाएगी कि नहीं, तो वो अगर आप कुछ कर भी रहे होंगे ना, वो बाहर जाके लड़ जाएंगी कि नहीं, मेरी लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। आप उनको ऐसा मौका दे क्यों रहे हो कि वो आपका फ़ोन चेक करें? इतना भरोसा उनको क्यों नहीं है आपके ऊपर कि इसका फ़ोन चेक करने की, मतलब उन्हें भी तो ये लगना चाहिए ना कि मैं अपनी बेटी का फ़ोन चेक करूं, यार ये तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी। उनको क्यों नहीं है आप पे इतना भरोसा? और कुछ नहीं होता ये प्रिवेसी का ना, अपनी और सहेलियों को भी बताना कि भाई माँ बाप से कोई प्रिवेसी नहीं चलती। बाप से मैं मान सकती हूँ कि एक एज के बाद, लेकिन माँ से क्या प्रिवेसी है? क्या ऐसी बात है? आप जिन रास्तों पर जा रही हो, आपकी माँ उन्हीं रास्तों पर होके निकली है। पढ़ाई का सिलेबस हो सकता है आपका बढ़ गया, हो सकता है उनने पूरे कपड़े पहने हो, आप छोटे कपड़े पहन रहे हो, इतना फ़र्क हो सकता है। लेकिन जिन जिन रास्तों से आप गुजर रही हो ना, आपकी माँ पहले से जा चुकी, तो कुछ प्रिवेसी नहीं है। उसको सब पता है 16 साल में लड़की के दिमाग में क्या चल रहा होगा, शरीर में क्या चल रहा, उसको कैसा लग रहा होगा, कैसा नहीं लग रहा होगा, उनको सब पता होता है मम्मी इसको। तो ये आपको लग रहा है कि ऐसे जा रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगर आपको मेरी बात से, मैं कह रही हूँ, अगर फ़र्क पड़ जाए, वैसे तो घंटा फ़र्क पड़ेगा। आपकी जो एज है ना 16, नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ भी कह लो, लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ गया इस चीज़ से और आपको मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आ गई ना, भगवान कसम मैं इतनी ग्रेटफुल रहूँगी। मुझे ज़रूर अपडेट कर देना अगले में कमेंट करके कि हाँ आप गलत लगी या सही लगी, जो भी लगे आपको, ठीक है। और आगे से आप क्या करने वाली हो मुझे बताना ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। नेक्स्ट, मैम मेरे बेटे को मैंने थोड़ा सा मारा तो उसने पता नहीं कब पास के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दिया, और हमारे यहाँ 3 पुलिस वाले मुझे और मेरे हस्बैंड को समझाने आ गए। उन्होंने कोई कंप्लेन तो नहीं लिखी, लेकिन जाते जाते मुझे और मेरे हस्बैंड को वार्निंग दे के गए हैं कि कॉर्पोरल पनिशमेंट इलीगल है। अगर आपने दोबारा अपने बच्चे को मारा तो आप पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 23 के चार्जेस लगाएंगे। बोल रहे थे कि आपने बच्चे को सुधारने के लिए अब हम मार भी नहीं सकते। नहीं भैया, नहीं मार सकते। अगर आपका बच्चा पुलिस स्टेशन भग के जा रहा है तो नहीं मार सकते आप। और अब तो भाई वो कह गए हैं ना, तो जो एक बार जा सकता है वो जाएगा ही। लेकिन आप उस पर ये है कि भाई अब उसको टोकने का दूसरा तरीका हो जाएगा, फिजिकल आप मारो मत, लेकिन ठीक है बेटा अब तो हम तुझे कुछ कह भी नहीं सकते, तू तो वहाँ चला जाएगा। शांति से एक बार मना कर दो, ठीक है। वो वेस्टर्न कल्चर, अब ये भी तो उसके दिमाग में कहीं से आई होगी ना,
पता ही नहीं मतलब जा किस दिशा में रहा है भाई साहब। आजकल का हिसाब किताब, मतलब हम लोगों की जो पीढ़ी है ना, शायद मतलब हम अजीबोगरीब पीढ़ी हैं। माँ बाप की भी सुनी, अब बच्चों की भी सुनो, तो हम बीच में हैं बहुत ही लेकिन आपके केस में नहीं मार सकते आप, नहीं ले सकते आप चांस दोबारा। मान लो ऐसा कुछ हो गया तो वो बच्चा सुधरेगा बिगड़ेगा वो बाद की बात है। कौन सा एक बार मारने से या 2 बार मारने से सुधर ही जाएगा, गारंटी है? तो वो तो जो होना उसका, उसे तो प्रभु पे छोड़ो अब, है ना। प्रार्थना ही कर सकते हो उसे आराम से कह के कि प्रभु इसको सद्बुद्धि दो। लेकिन अगर पुलिस वालों का ये चक्कर शुरू हो गया तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा। तो भाई मारने वारने को अब बिल्कुल कसम खा लो कि नहीं लगाना हाथ। नेक्स्ट, सुनीता जी, मेरा बेटा 13 साल का है, 9th क्लास में गया पर स्कूल नहीं जा रहा। बोलो तो बोलता है मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है, मुझे मेरी लाइफ का पूरा कंट्रोल चाहिए। भाई साहब लगातार क्वेश्चन उसी में क्या आ रहे हैं। मेरी लाइफ मेरी मर्जी मैम, कोई बात नहीं मानता हमारी, और मारो तो धमकी देता है पुलिस की। बताओ जी, 13 साल में पूरा कंट्रोल चाहिए इन्हें, कैसे करें? पैसे पूसे भी देने बंद कर दो, कर ले कंट्रोल। मतलब मेरे को तो पर्सनली यही लगता है, जब मेरी बेटियां कभी वो करती हैं ना कि उनको थोड़ा सा अपनी मर्जी का चीज़ चाहिए होती है कभी, तो अभी तो खैर टचवुड इतनी बुरा हाल नहीं है, लेकिन अगर कभी उनको चाहिए होता है ना कि अब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ पहन लें या कुछ और, कि मतलब हम कभी इतने बड़े होंगे, इस तरीके की कुछ भी सिचुएशन ऐसी आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाह रही हैं लेकिन मैंने मना कर दिया। कई बार कपड़ों पे होता है कि उन्हें कुछ विशेष कपड़ा पहनना है और वो उस ओकेजन के हिसाब से या उस जगह के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा ठीक है, तो मैं मना कर देती हूँ कि ये मत पहनो। उसका मन है, हो सकता है कोई नई ड्रेस है या कुछ है, तो उस बात पे कई बार हो जाती है कि यार हम अपनी मर्ज़ी से मम्मी क्यों नहीं पहन सकते हर जगह, कभी बार ऐसा ही है। तो वो मैं हमेशा वही कहती हूँ कि अपने फैलाए हुए रायते खुद समेटने लायक बन जाओ, तो लाइफ तुम्हारे अपने आप हाथ में आ जाएगी। फिर खुद बिगाड़ो, खुद बनाओ, हमारा रोल ख़त्म। तो उस पर वो कन्विंस हो जाती है। मैं जिस दिन इस लायक हो जाओगी ना कि अपने फैलाए हुए रायते खुद समेट लोगी, उस दिन ठीक है। जब तक हमें समेटना है तो हम डिसाइड करेंगे कि कितना फैलाओगे रायता, कितना नहीं। अब जिसको लाइफ में पूरा कंट्रोल चाहिए, ले ले कंट्रोल। फिर अपना खाना कपड़े पीना वाला कहाँ से इंतजाम करेगा बता? क्या प्लान है तेरे पास? जी ले अपनी लाइफ पूरी, तुझे रहने के लिए घर दे रहे हैं बस, बता बाकी का चीज़ कैसे करेगा? थोड़ा सा धरातल पे उसको उतारना ज़रूरी है ना। लेकिन भाई 9th क्लास का बच्चा है, किसी भी दिशा में ये कन्वर्सेशन जा सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा है आपको कोई भी सलाह देते हुए। सही बात तो ये है, इस एज में बच्चा किस तरफ मुड़ेगा आप कुछ जज नहीं कर सकते। तो पेशेंस रखो, थोड़ा सा लीनियरिटी पे आओ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, लेकिन उसको यही कहो कि लाइफ कंट्रोल में लेने के लिए उसके जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं ना, वो आप झेलने के लिए अगर तैयार हो तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाएगी, उसी दिन आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए दूसरे पर डिपेंड हो, तब तक आपको आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल नहीं मिल सकता। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। उसको ये बात आप समझा दो माइल्ड से माइल्ड वे में, क्योंकि जो ऑलरेडी इतना उबल रहा है वो हो सकता है आप गुस्सा करो या कुछ और हार्श बोलो, वो बिल्कुल ही है ना। तो थोड़ा सा माइल्ड होके, लेकिन इतनी बात उसको क्लियर समझा दो कि भैया कंट्रोल उसी दिन मिलता है। आप एग्जाम्पल दें ना कि जिनके सास ससुर या जिनके माँ बाप उनका खर्चा उठा रहे होते हैं, उन्हें 40 साल तक भी अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं मिलता। वो मम्मी जी पापा जी, क्योंकि पता है उनके खर्चे पूरे नहीं होने, उन्हें वही करेंगे। तो सिंपल बता दो कि भाई पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिस दिन अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में मिलना है ना, समझ लो उस दिन उसके सारे अप्स एंड डाउन्स आपको ही हैंडल करने हैं। वो कर सकते हो तो मिल जाएगा, मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। हम कब तक बैठे हैं? नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी सास मेरे हस्बैंड से अपने और जेठ की फैमिली के सारे काम करवा लेती हैं और मेरे बच्चों के लिए उन्हें कुछ भी नहीं करना। पैसे की हेल्प भी लेते हैं जेठ ननद, पर कभी रिटर्न नहीं करते। हस्बैंड से कहती हूँ मत करो हेल्प, सभी तो सबकी तो नहीं समझते। मेरे साथ बहुत मैनिपुलेट करती हैं हस्बैंड को, मैं क्या करूँ? देखो, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, उनकी मदद करने के बाद भी एक अपना लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर पा रहे हो तो कर दो, और भगवान का शुक्र करो इस चीज़ में कि आपको उन्होंने देने वालों में रखा, मांगने वालों में नहीं। ठीक है, लेकिन आपके लिए सलाह वही है कि जितना भी आपकी कमाई में से कुछ बच रहा है
उसको अपनी जगह इन्वेस्ट करते रहो। ऐसा ना हो कि जितना कमा रहे हो सब खर्च में और उनको देने में जा रहा है, बचा कुछ भी नहीं रहे। चाहे थोड़ी सी सेविंग करो, अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट ज़रूर रखो, ताकि कल को हो सकता है आपकी स्थिति आज बहुत अच्छी है, देने के बाद भी आप जी पा रहे होंगे ढंग से, कल को स्थिति ख़राब हो तो ऐसा ना हो कि आप मांगने वालों में आ जाओ। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि आपके खुद ही बांधे लगे हुए हैं और आपके पति फिर भी दे रहे हैं, तब है भाई प्रॉब्लम के बाद। फिर तो कहना चाहिए कुछ भी करके बोलना ही पड़ेगा कि भाई कैसे चलेगा काम। तो कुल मिला के अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर अभी तक नहीं करते, शुरू करो। करते हो बहुत बढ़िया, उसी के ऊपर अपना वो रहो और फिर शुक्र करो भगवान का कि ठीक है हमारे पास इतना है कि हम दे सकते हैं, तो दे दो। उसको ये मत सोचो कि क्यों क्या कैसे, बने रह रहे रिश्ते। ठीक है, कुछ ऐसी मूवीज़ के नाम शेयर करो जो किड्स के साथ भी देखे जा सकते हैं, कोई और भी शेयर करे। तो शॉर्ट मूवीज़ मैं देखी थी, एक नील बटे सन्नाटा थी, एक आप चंदू चैंपियन दिखा सकते हो, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी बच्चों के साथ। दंगल दिखाओ, और जी शूटर दादी थी वो दिखाओ। बहुत सारी ऐसी हैं, कलाम वाली पिक्चर है, आई एम कलाम, वो बहुत अच्छी है। कुल मिला के बहुत सारी हैं ऐसी। एक बम बम बोले करके है, मतलब कुछ एक हैं जो मतलब मैंने कई बार बच्चों को दिखाई भी हैं, देखी भी हैं सभी में। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को ये समझ में आएगा कि जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, एक्चुअली एक लग्जरी है, हर बच्चे के पास ये चीज़ नहीं होती। तो हैं ऐसी कई पिक्चरें, आप चाइल्ड फ्रेंडली मूवी करके टाइप करोगे ना तो उसमें आ जाती हैं, जिनमें एक्चुअली संस्कारों की बात ही है या कुछ प्रैक्टिकल सी नॉलेज है। एक तारा रंपम पिक्चर है, वो रह रही है, वो दिखाने को मतलब मिल ही नहीं रही, वो दिखी नहीं रही ना यूट्यूब पे ना पीका शो पे। तो बहुत सारी हैं। नेक्स्ट, सुनीता जी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, दोनों जॉब में हैं, जेठ कुछ नहीं करते, ससुर टीचर हैं। मेरी जेठानी मेरी कोई हेल्प नहीं करती ना बात करती। मेरे 2 बच्चे हैं, बेबी अभी 7 मंथ की है। इरिटेट हो गई हूँ, अलग होने का मन करता है। क्या इतनी छोटी बच्ची 5 साल का बॉय के साथ अलग होना सही होगा? हस्बैंड भी सपोर्ट में नहीं है। आदमी लोगों को घर का काम नहीं करना पड़ता ना। मेरी परेशानी नहीं समझते कि मेरे लिए जॉब के साथ जॉइंट में रहना कितना टॉक्सिक हो रहा है। सुबह सब खाना वाना खुद का खुद ही करती हूँ, आकर सुबह का सबका पकाना भी पड़ता है। ससुर ने घर में कोई सुविधा नहीं करा रखी है, कुछ हेल्प हो जाए बस पुराने ज़माने की तरह ही रहते हैं। सैलरी भी हस्बैंड हम दोनों की पापा जी को दे देते हैं, क्या करूँ? ज़बरदस्ती अलग हो गई तो मेरी बच्ची को कोई नहीं संभालेगा, मेरे लिए जॉब करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी। भाई ये क्या है रायता कि दोनों की सैलरी उनको क्यों देते हैं? मतलब पता नहीं, मतलब पतियों का दिमाग नहीं चलता क्या? मतलब हम ये नहीं कह रहे कि पत्नियों के लिए लड़ो जाके, लेकिन अपना भला बुरा तो यार सबको समझ में आता है। वो कमा रहे हैं दोनों के हिस्से का, आप काम कर रही हो दोनों के हिस्से का, यहाँ तक भी चलो ठीक है, मैं कहूँगी कि ठीक है। अब आपकी भी सैलरी वहाँ जा रही है, मतलब ये क्या है? एटलीस्ट आपकी सैलरी भी अगर आपके पास रुक जाए तो उससे आप अपने सुख के लिए कुछ चीज़ें तो जोड़ पाएंगी घर में, जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। ये क्यों नहीं समझ में आता? पता नहीं कैसे समझाया जाए, क्यों दिखता, मतलब हमें समझाने की ज़रूरत क्या है? एक वो होता है ना कि एक वयस्क आदमी है, उसको खाना खाना कोई सिखाएगा क्या? चलना कोई सिखाएगा क्या? ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें आदमी को सबको समझ में आती हैं। पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देता कि जहाँ तक ठीक है चलो भाई, आपका भाई नहीं कमा रहा, आप कमा रहे हो, चल रहा है। आपकी भाभी काम नहीं कर रही, उसके हिस्से का भी काम आपकी पत्नी करे। अब जो पत्नी नौकरी करके ला रही है उसकी सैलरी वहाँ देने का क्या लॉजिक है? वो नहीं समझ में आता। तो यही कर सकती हो आप एटलीस्ट। भाई अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले नहीं संभाल पाओगे, बच्ची को कोई नहीं संभालेगा, आप जॉब कैसे करोगे, वो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि चलो सैलरी अगर दे भी रहे हो, मैं तो कहूँ उसका भी कलेश मत डालो अभी। पर जिन चीज़ों से आपकी हेल्प हो सकती है, अगर मेड है या वॉशिंग मशीन भी नहीं है या कुछ भी है, जिन भी चीज़ों से आपका थोड़ा सा एफ़र्ट कम हो सकता है घर के कामों में, वो चीज़ें आप जोड़ लो। चाहे घर के पैसे में से ही अपने हस्बैंड से ही कह के मंगवा लो कि ये तो ला दो, एटलीस्ट मैं काम कर रही हूँ अभी। थोड़ा सा इस तरीके से शुरू करो, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्ची के चक्कर में आपका भी है गरज, कहना चाहिए। लेकिन जो आप झेल रही हो वो सच में मुश्किल है। कोई भी आदमी परेशान हो जाए। जॉब करने वाली के पैसे जो ले लेते हैं उन्हें ये नहीं समझ में आता वहाँ जाके क्या हमें आराम करने के पैसे मिल रहे हैं क्या?
कितनी बुरी गत है कि चला वहाँ पे भी काम करो और आके सैलरी भी हाथ में नहीं लग रही। होता है, ये हुआ है मेरे साथ भी, लेकिन बेकार सा लगता है बहुत, मन नहीं लगता। मतलब वहाँ जाके खच्चरों की तरह काम करके आ रहे हैं, महीने के आध में हमारे हाथ में पैसे भी नहीं आ रहे, तो बेकार ही लगता है। काम में भी बराबरी, उसमें भी बराबरी, जहाँ बाहर डबल शिफ्ट करके आ रहे हैं उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं। फिर कई बार गुस्सा आता है कि जॉब ही छोड़ दो, फिर लगता है कि इनके चक्कर में जॉब क्यों छोड़ें, अपनी लगी लगाई, बात वही आ जाती है। तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति होती है। तो उसका जो सटीक मेरे को समझ में आया था वो वही था कि भाई फ्रस्ट्रेशन काम से या डबल काम करने में नहीं है कि बाहर भी करें घर भी करें, दिक्कत यह है कि डबल काम कर रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा एक्स्ट्रा। तो अपनी सैलरी अगर हाथ में होगी तो शायद संतुष्टि हो जाए और वो चीज़ काम भी कर गई। तो आपकी अगर सैलरी देने में रायते फैलें, घर में झगड़ा हो, तो वो मत करना। अभी मैं फिर सलाह दूंगी। बात यह है इतनी कि भाई घर का काम है, अभी लेबर ज़्यादा हो रही है आपकी, थोड़ी सी चीज़ें अपने सुख के लिए जितनी जोड़ सकती हो वो उस खर्च में से निकाल लो, उसके बाद जो बचे वो अपना देना शुरू कर दो। ऐसे कर सकती हो ताकि घर में धूम तनन्ना भी ना हो और आपका थोड़ा सा कहना चाहिए एक मरहम सा लग जाए आपके ऊपर। नेक्स्ट दी, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी ऑटिस्टिक है, उसको थेरेपी करानी पड़ती है, वो वर्किंग भी है, तो मेड के बाद भी बहुत काम बचते हैं और वो बच्ची के साथ थक जाती है। उसके हस्बैंड तो ज़रा सी भी हेल्प नहीं करते, वो कहें तो बोलते हैं कि मेरी लाइफ झंड कर दी, हर वक्त की किचकिच। उसने प्यार से गुस्से से रोके अब तक बात कर ली, हाँ बोल देते हैं कि हेल्प करूँगा, बट फिर वही सब। मैंने उसको बोला कि तू सब कुछ खुद के दम पर कर, उनसे उम्मीद मत कर, बट शी सैड कि कैसे ना करूँ उम्मीद, मेरी बच्ची का बाप है वो। मेरी फ्रेंड इतनी ब्राइट थी लेकिन अपनी पूरी पर्सनैलिटी खोती जा रही है, उसके मायके में भी कोई नहीं है, पापा मम्मा की डेथ हो गई थी, अब मैं उसको कैसे समझाऊं, प्लीज़ गाइड। आपने एक्चुअली जो मैं हमेशा कहती हूँ, आपने उसको बोला है ना, दैट इज़ वेरी गुड। आपने उसको बोला कि उसकी उम्मीद मत रख, अब उसने बोला है कि कैसे ना रखूँ उम्मीद, वो मेरी बच्चे का बाप है, ठीक है। अब आप उसको वो समझाओ जो आप नीचे मेरे को बता रहे हो कि एक आदमी आपकी उम्मीद के हिसाब से या जो उसे करना चाहिए उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा, आप गुस्सा हो रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है वो तो देख ले। अपनी पर्सनैलिटी पे वो खुद को खो रही हैं, क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड उस हिसाब से काम नहीं कर रहे जैसे उन्हें करना चाहिए। दूसरे इंसान को बदलने की ताकत हम में नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं, कह सकते हैं, अगर उसके बाद भी वो नहीं करता हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें, तो उसके गुस्से में हम अपने आप को खो बैठें, ये कहाँ तक सही है। इसीलिए मैं कहती हूँ एक सिचुएशन के बाद आपको सब्र करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बैठे रोते रहो उसको कि ये तो उसका काम था उसने किया नहीं, ये तो उसका काम था उसने किया नहीं। तो अगर वो अपने हस्बैंड से उम्मीद करना नहीं छोड़ेंगी, है ना, तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होती रहेंगी, डिप्रेस होती रहेंगी। और अगर वो उधर से ये हो गया कि भाई इससे उम्मीद करनी बेकार है, ये नहीं करेंगे, जो करना है मुझे ही करना है, इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे ना, भगवान उनको स्ट्रेंथ भी देंगे। उसके बाद अगर वो कभी कर दें, कहती बराबर रहें, लेकिन उम्मीद यही रखें कि कह के मुँह ही गंदा कर रहे हैं, होना कुछ नहीं है। उसके बच्चे का बाप है, इस जिद है उनको, वो ठीक है, उसके वजह से वो ना कहती तो रहे कि भाई सपोर्ट करना चाहिए आपको, करो, लेकिन अंदर से उम्मीद यही रखें कि करने वाले वो हैं नहीं। तो अगर वो इस बीच में कर देते हैं तो उनके लिए एक अच्छा हो जाएगा कि चलो भाई आज तो माता रानी ने सुन ली। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे ना, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी कि करना तो मुझे ही है। तो उन्हें समझाओ कि जो आप कह रही हो ना वो ही करना है उन्हें, किसी से उम्मीद रखने के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी का आप सत्यानाश नहीं कर सकते। नेक्स्ट दी, मेरे मायके वाले मेरे ससुराल कभी नहीं आते, कहते हैं तुम्हारी सास अच्छा बिहेव नहीं करती, 10 साल हो गए, अब सास ससुर नहीं है बट वो अब भी नहीं आते, तीज त्यौहार कामकाज भी नहीं। सेम यही है ससुराल वालों का भी है, जबकि मैं सबको बहुत प्यार और इज़्ज़त देती हूँ, सब दुख सुख में साथ भी देती हूँ, फिर भी अब लोग कहते हैं इसे तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं है इसका, बच्चे भी अब समझने लगे हैं, बहुत बुरा लगता है, क्या करूँ बताओ। देखो यहाँ पर आपके जो मैके वाले थे शुरू में नहीं आते, ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं अपनी बेटी के ससुराल में, उसके सास ससुर मुंह बना रहे हैं, अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, मैके वाले कटने लगते हैं। अब इस चीज़ को हो गए फिर 10 साल, अब 10 साल में एक पैटर्न बन जाता है, सडनली वो आना जाना शुरू करेंगे, वो आपका एक कनेक्शन उनसे थोड़ा सा लूज़ हो गया, आप चली जाओ ठीक है, वो लोग नहीं आएंगे, ये होता है।
ऐसा नहीं है कि वो आपसे दूर हो गए, लेकिन एक आदत हो जाती है कि हम नहीं जाते उसके घर, तो वो कम ही आएंगे। अगर आप जाती हो और ठीक से बात करते हो तब भी ठीक है, ठीक है। अब ससुराल वालों का क्या है, ससुराल वाले हैं कि वो भी नहीं आ रहे। अगर आप में कमी नहीं है और आप सबके सुख दुख में खड़ी हो रही हो और ठीक चल रहा है, फिर भी कोई नहीं आ रहा ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप में कमी है इसलिए नहीं आ रहे। और लोग जो ये कि आप कह रही हो कि लोग कहते हैं कि इसके तो कोई नहीं पूछता, तो आपके यहाँ कार्ड वगैरह नहीं आते किसी की शादी के, या आपके यहाँ कोई फंक्शन आप रखो तो लोग आएंगे नहीं? अगर ऐसा है तो सच में चिंता की बात है कि भाई हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। लेकिन अगर आपके मैके और ससुराल दोनों में ही आपको कोई नहीं पूछ रहा, तब क्या? मान लो आपको नहीं कार्ड वार्ड भी कोई दे रहा, या फिर जब आप कुछ काम कर रहे हो तब भी कोई आके खड़ा नहीं हो रहा, तब क्या? देखो, एक होता है हमारे यहाँ कहावत सी है, या कह दो कुछ भी, एक डायलॉग है कि जड़ से कटे हुए लोग, मतलब जिनके अपने माँ बाप इधर के भी उधर के भी, और अब वो नहीं रहे, है ना, और अब वो बिखरे हुए पत्ते की तरह वो बच्चे अपनी यूनिट फैमिली में अलग रह रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा, ठीक। तो हम उनको, एक टर्म यूज़ होती है ऐसे बच्चों के लिए, हम भी उन्हीं में से कहीं ना कहीं हैं कि जड़ से कटे हुए हैं अपनी, है ना। तो जड़ से कटे हुए का क्या होता है कि भाई कई बार ऐसा लगता है कि अरे हम अकेले पड़ गए, या हमें कौन पूछ रहा है, ये वो। जब तक आप इस तरीके से सोचोगी, हो गया, ठीक है। अब देखो, एक टैग लाइन जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। हम जड़ से कटे हुए हैं मान लो, तो हमारी जड़ कौन? हमारे माँ बाप, इधर के भी उधर के भी, ठीक है। हम कट गए, लाइफ ने हमें ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया कि अब हम सूखे पत्ते की तरह इधर उधर वो हो रहे हैं। हमारी इमेज ये बन गई कि हमें तो कोई पूछ नहीं रहा। हालांकि मेरे साथ ये सिचुएशन नहीं है, हम वहाँ से अलग भले हैं, लेकिन मुझे सब पूछते हैं। हमारा बिहेवियर ऐसा है, जो भी है, मतलब रेपुटेशन ऐसी है मेरी और मेरे हस्बैंड की कि हमें पूछते हैं लोग। अलग भी कार्ड आ जाता है कई बार, वैसे भी फ़ोन वगैरह भी, सबका आना जाना है, ठीक, लिमिट में, जितना मतलब हम रखना चाह रहे हैं पर्सनली, जितना हमसे कहना चाहिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है उतना। हमारा लिंकअप सबसे है, वो चीज़ नहीं है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन अगर मान लो हमें कोई पूछ नहीं रहा, ऐसे हैं केसेस, है ना, मेरे अपने रिश्ते में ही हैं लोग ऐसे जो मैके से भी कट गए, ससुराल से भी कट गए, और अब वो इस डिप्रेशन में थे कि भाई कैसे होएगा, कैसे बच्चों की शादियां होंगी, हमें तो कोई पूछ नहीं रहा, ठीक। लेकिन आगे का तरीका ये होता है कि हमारी जड़ थी हमारे माँ बाप, अब वो नहीं रहे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए जड़ कौन है? हम। तो हमें ऐसे काम करने हैं, हमें इतना समाज में अपना रुतबा बनाना है, नए रिश्तों पर काम करना है, यारी दोस्ती में काम करना है, पड़ोसियों में काम करना है, जो दूर के संबंधी हैं या जो कुछ भी है, जहाँ पर भी हमारा स्टाफ में उठना बैठना है, कहीं पर भी, अब हमें जड़ बनना है, वो प्रोसेस है हमारा। हम जड़ से कट गए, ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ था, हो गया जो हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम इस कंडीशन में हैं कि अब हम जड़ हैं हमारे बच्चों के लिए। अगेन आपकी लाइफ आपको मौका दे रही है, अब आप वो करोगे। सबको सब कुछ नहीं मिलता, ये चीज़ आप मान के चल लो। ये चीज़ मैंने देखी है, मतलब रिश्ते में वो मुझसे बहुत छोटा है, बेटे के रिश्ते में है, लेकिन फिर भी उस लड़के ने इतनी मेहनत करी अर्ली एज से कि सब कुछ इधर उधर से उसका लिंकअप ख़त्म होने के बाद भी ना, उसकी फैमिली का, कि उनको कोई पूछ नहीं रहा, सब कुछ है। आज की डेट में 8-10 साल की मेहनत के बाद उसका अपना नाम है, उसके बाप के नाम से उसे कोई नहीं जानता, उसके दादा के नाम से उसे कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता उसके ताऊ कौन थे, उसके नाना कौन थे, है ना। दोनों पक्षों के साइड से उसको कोई नहीं जानता, उसके नाम से जानते हैं कि वो क्या है। सेम चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी। शुरू में मुझे लगा, मेरे हस्बैंड को भी लगा ये चीज़ कि यार मतलब यहाँ पे हम रह रहे हैं, ऐसा वैसा ये वो, लेकिन लगा, ऐसा नहीं महसूस नहीं होता। लेकिन उसके बाद में अभी क्या है, माइंड ऑफ, मेरा स्टेट ऑफ माइंड कहना चाहिए कि ठीक है, हम जड़ से कटे तो कटे, लेकिन अब हमारे बच्चों के लिए क्या है, हम जड़ हैं, तो हम उनको वो मजबूत बेस बना के देंगे कि ठीक है, हमें जो वो मिली जो भी चीज़ है कि अकेलापन ये है वो, कल को हमारे बच्चों को वो चीज़ फेस ना करनी पड़े, उनको पता हो, उनको अच्छे से लोग जान जाए कि अच्छा हाँ ये सुनीता की बेटी है, ये विशाल की बेटी है। विशाल कौन, सुनीता कौन,
तो हमने अपनी समाज में अब जगह ये बनानी है कि भाई हमें अपने नाम के साथ किसी अपने बड़े का नाम बता के ही हमें पता लगे कि हम वो हैं, तभी हमें कोई पहचानेगा। नहीं, हमें हमारे नाम के कहने भर से ही कोई पहचान जाए कि मैं जब किसी को कहूँ कि हाँ मैं सुनीता, तो उन्हें पता हो कि सुनीता कौन। ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊँ उनकी लड़की या उनकी बहू तभी मेरे को कोई पूछेगा। तो जस्ट बीइंग फॉर माई सेल्फ मेरे को कोई पूछे, जस्ट बीइंग फॉर हिम सेल्फ मेरे हस्बैंड को कोई पूछ रहा है। अब हमें इस चीज़ पे काम करना है, तो वही चीज़ आपको करनी है। ठीक है, आपको कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, लेकिन अब उन दोनों परिवारों से अलग जहाँ पर जितनी भी आपकी बन सकती है, अब अपनी इमेज दोबारा से नए सिरे से बनाओ, ताकि जो बच्चों को लगने लगा है कि हमारे यहाँ कोई नहीं आता या हमें कोई पूछता नहीं, वो चीज़ ब्लर हो जाएगी जब वो देखेंगे कि उनके माँ बाप खुद एक शाइनिंग स्टार की तरह चमक रहे हैं। उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, दीदी हमारे पड़ोसी कहीं भी जाते हैं तो हमें चाबी दे जाते हैं घर के, तुम्हें रखना नहीं चाहती हूँ तो उनको कैसे मना करूँ? वहाँ जाकर मुझे फ़ोन करते रहते हैं, हमारा पानी भर दो, हमारा यह कर दो, वह कर दो। दीदी मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे भी 2 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है, उनको भी देखना है, अपना घर का भी देखना होता है, प्लीज़ मना करना है, कैसे करना है? सीधे कह दो मुझे जाना है कहीं, जाओ मत जाओ, कह दो मुझे जाना है, मैं निकल रही हूँ अभी, बस। उसके बाद ये होगा ना, जाओ नहीं जाओ, एटलीस्ट पानी भरने को तो नहीं कहेंगे, हम है ही नहीं हैं, चाबी छोड़नी है छोड़ जाओ, एक एक करके मना करो। नेक्स्ट, हेलो दी, थैंक्स, आपने बहुत कुछ सिखाया प्रैक्टिकल लाइफ में। मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, ट्रांसफरेबल। मैंने अब प्राइवेट स्कूल में जॉब स्टार्ट की, अब आगे मैं गवर्नमेंट स्कूल में जॉब का सोचूं या प्राइवेट में इनके साथ रहकर सेटिस्फाइड रहूं। मेरे 2 बेबी हैं, हस्बैंड भी सपोर्टिव हैं, पर गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करूँ या ऐसे ही चलने दूँ? कर लो ट्राई, और पढ़ाते पढ़ाते आपका वहाँ पे करने के लिए आपको कुछ खास एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी किताबी ज्ञान है वो तो आपका वहाँ स्कूल में रिवाइज़ होता रहेगा। लेकिन अगर सारी चीज़ें आपके हिसाब से सध रही हैं तो एक बार ट्राई कर लो, क्या पता किस्मत में हो ही। नेक्स्ट, दीदी मेरी बेटी 17 साल की है, मेरे मम्मी और बहन के पास फ़ोन करती है तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलती है, मम्मी ऐसे करती हैं, हमें डांटती हैं, हमें ये करती हैं, हमें वो करती हैं, वह लोग भी उसे सपोर्ट करते हैं, क्या मुझे उन्हें उनसे बात करने देना चाहिए? नहीं, करने दो यार, बच्चे की बात है। और कहीं ना कहीं उसकी बातें ध्यान से सुनो कि जो वो कह रही है आपको वैसे ही बुरी लग रही है, एक्चुअली आप कर रहे हो वो चीज़ गलत। 17 साल की है वो, कोई इतनी छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी। और अगर आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल गलत बोल रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था और वो उसे ले कुछ और रही है, तो सुन लो उसके बाद ध्यान से कि वो क्या कर रही है। उसके बाद आराम से बैठ के उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा दो। फिर वो समझे ना समझे वो अलग बात है, लेकिन उससे बात ही नहीं करने देनी है। वो एक हिटलर शासन हो जाएगा, बच्चों पे ये नहीं चलता, इस एज के बच्चों पे तो नहीं चलेगा। तो बात कर रही है, करने दो, उसकी बातें ध्यान से सुनो कि वो क्या कह रही है, बजाय गुस्सा करने के पहले उसकी बात को समझ लो क्या कह रही है और क्यों कह रही है। नेक्स्ट, दी मेरी फ्रेंड ने बेटी अडॉप्ट की है, उसके बुआ सास ने उसके हबी को पालकर बड़ा किया, तो उसके हबी के रियल ब्रदर को और उनकी फैमिली को अच्छा नहीं लग रहा कि बेटी क्यों ली, क्योंकि वो ज़मीन जायदाद वाले लोग हैं। अब फ्रेंड परेशान है कि मेरे जेठ जेठानी खुश नहीं है। अब जेठ जेठानी खुश हो ना हो, सबको खुश करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है ना भाई। बेटी अब अपने लिए आदमी अडॉप्ट करेगा ही, तो अपने जेठ जेठानी का ज़्यादा मुंह देखे ना अपनी तरफ से। बुरा लग रहा है, लगने दो, क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैम मेरा बेटा घर के सारे काम करता है, साफ़ सफाई, बर्तन धोना, खाना भी वही बनाता है, मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देता। पर मैम मेरी फैमिली के सारे लोग भी उसी से काम करवाते हैं, सारे घर के लोगों को वो काम करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा बेटा बहुत सीधा है, किसी के काम को मना नहीं करता, पर उसके सीधेपन का सब फ़ायदा उठाते हैं। उसको मैं थोड़ी चला के भी सिखाती हूँ, पर वो कभी मेरी बात नहीं मानता। तो आपका बेटा घर के काम के अलावा कुछ और नहीं करता क्या? उसके पास इतना टाइम क्यों है? उसको और चीज़ों में बिज़ी रखो, जो जीविका अर्न करने के लिए काम करेगा वो है। तो अपने आप ही जब टाइम कम बचेगा, तो जब अवेलेबल ही नहीं होगा, अब मान लो कोई बच्चा खूब बढ़िया काम करने वाला और मना भी नहीं कर रहा, वो घर में दिखेगा घूमता हुआ, तो कह ही देते हैं, आप क्या कह के मना करोगे उसे? तो उसको इन्वॉल्व करो ना और किसी चीज़ में, ताकि वो उसके पास टाइम ही कम रहे। नेक्स्ट, दी हबी के चाचा के लड़के ने मुझसे बदतमीज़ी करी थी, हाथ भी उठाया था, जिसकी वजह से मैं डिप्रेस हो गई थी, सुसाइड करने की भी कोशिश करी। उसके पापा ने सॉरी कहा, बट मैं तभी उससे देखती हूँ तो मुझे सब याद आता है। 2 साल से उनके दरवाजे पर नहीं गई हूँ, बट मेरे घर पूजा थी तो उसकी वाइफ और मम्मी मेरे घर आ गई। अब उनके यहाँ जगराता है, मैं जाऊँ कि नहीं, सोचते ही परेशान हो जाती हूँ, क्या करूँ?
देखो, अगर उसके बाद में भी, उस सब के बाद भी उस लड़के ने माफ़ी नहीं मांगी आपसे, है ना, तो आपको नहीं जाना चाहिए। अपने हस्बैंड को भेज दो, और वो आई, उनको बता दो कि भाई आप आए क्योंकि मैं थी, लेकिन मैं जाऊंगी वहाँ पे, वो भी मिलेगा, मैं उसको फेस नहीं करना चाहती, सीधे मना कर दो। लेकिन अगेन, मना करने से अगर आपके घर में बवंडर मच जाए तो भैया सोच समझ के मना करना। ये ना हो कि आपने मना कर दिया, घर में सबके मुंह बन गए, फिर आप चली गई। तो अगर ऐसा होने के चांसेस हैं तो फिर चली ही जाओ। पता लगा जी जाना अभी था, अभी केवल ये दिक्कत है कि वो मनोज देवर नज़र आएगा, लेकिन फिर क्या हो रहा है जी, मना करने के चक्कर में पति का भी मुंह बन गया और फिर जा रहे हैं हम। तो देख लेना आपके घर में चलेगा क्या चीज़, ठीक है। वो बहुत ही उल्टा पड़ा है जो चीज़, वो देवरानी वाला केस था, मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ का। मैंने शायद लास्ट टाइम भी ये चीज़ बोली थी, अगर आवाज़ उठानी है तो तरीके से उठाओ कि हाँ मुझे ये चीज़ पक्के करनी ही करनी है। लेकिन पता लगा आपने बोला, सब चढ़ गए आपके ऊपर, या गुस्सा हो गए, आप फिर बैक फुट पे आ गई, तो जो काम करना था मुश्किल वो कर फिर भी रहे हो, और साथ में जूते भी खा रहे हो औरों के, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। दोनों तरफ नुकसान से अच्छा एक तरफ नुकसान झेल लो, फिर जाओ अटेंड करके आ जाओ, उसको ब्लर कर दो अपनी निगाहों से कि है ही नहीं। अब फालतू आगे कुछ झेलने की ज़रूरत है नहीं, कुछ भी बोले हो, एक बोले अब 4 सुनो, तो भी एक सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा कि हाँ ठीक है, इसने जब कर लिया अब थोड़ी सुनूंगी। वो भी एक तरीका हो सकता है सिचुएशन को डील करने का। नेक्स्ट, मैम मेरी एक दोस्त है, उसकी लव मैरिज है, आज से 13 साल पहले उसने लव मैरिज की है। जब उसने मुझे बताया अपने रिश्ते के बारे में तो मैंने मना किया था कि मत कर शादी, वो लड़का सही नहीं है। आज यही बात सही साबित हो रही है। मेरे हस्बैंड कहते हैं छोड़ उसको, उसके हाल पे, मुझे क्या करना चाहिए? वो चाहती है मैं उसको फाइनेंशियल हेल्प करूँ, पहले कर चुकी बट वापस नहीं आया। कोई मतलब नहीं है भाई, जब आदमी की आदत ख़राब हो जाती है ना, मनी मैनेजमेंट में पैसे मांगने की आदत पड़ जाती है, अगर आप उसको एक बार दे रहे हो और वापस नहीं आ रहा, इसका मतलब उसकी आदत ख़राब ही है, वो नहीं कर पा रहा मनी मैनेज, आप अपना घर में कलेश डाल लोगी। तो आपके हस्बैंड सही कह रहे हैं कि छोड़ो उसे उसके हाल पे। आप इमोशनल सपोर्ट जितना देना चाहो, थोड़ा बहुत करना चाहो, वो ठीक है, पैसे वैसे के चक्कर में मत पड़ो, बातें ख़राब ही होंगी। नेक्स्ट, दी मैं और मेरे पति दोनों टीचर हैं, 3 बच्चे हैं। मेरे पति सट्टा जुआ करते हैं, कर्ज लेकर करते हैं, परिवार में टोकने वाला कोई नहीं, हमेशा छोड़ने का कहकर वापस करते हैं। अभी हमें घर भी बनाना है, इस आदत को कैसे छुड़ाएं? 20 साल से कर रहे हैं, मुझे झूठ बोलते हैं, क्या करूं? प्लीज़ सलाह दें, बताओ। क्या ही छुड़ाओगे, छोटा बच्चा थोड़ी है जो समझने में है। अब उनकी सैलरी को तो आप ये मान के चलो कि है नहीं, अपना जो घर बनाना है ना वो अपनी सैलरी के हिसाब से मैनेज करके चलो। सुनीता जी, यू आर ट्रू इंस्पिरेशन। मेरा 6 साल का बेटा है, उसका स्क्रीन टाइम फिक्स है, वो भी मेरी प्रेजेंस में ही। जैसे आपने आरोही और आराध्या की पेरेंटिंग की है वैसे ही मैं भी उसके सामने कभी किसिंग या ऐसा रिवीलिंग सीन आए तो मैं स्किप कर देती हूँ। लेकिन उसने मुझसे सवाल किया कि मम्मा जब बेबी बॉर्न होता है तो कैसे पता चलता है कि गर्ल है या बॉय है? पहले तो मुझे समझ में नहीं आया इसको कैसे समझाऊँ, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पर उसकी एज अप्रोप्रिएट कार्टून टाइप वीडियो दिखाया और इस तरह एक्सप्लेन किया। तो क्या मैंने सही किया? जी बिल्कुल सही किया, बताना ही होता है, इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी। नेक्स्ट, हाई दी, जब आप अलग हुए थे आपकी बेटियां 2.5 साल की थी, तब आपने जॉब कैसे मैनेज किया था? ऐसा था, जब मैं 1 साल हमारा घर बनने में लग गया था तो हम वहीं रहते थे जहाँ पे हमारी थी फैमिली इन लॉज की, हम वहीं पे रहते थे। अलग हो गए थे, खाना वाना अलग हो गया था, लेकिन ये था कि एक तो मेरे हस्बैंड कोशिश यही करते थे कि जब बच्चे वापस आएँ तो वो आ जाएं। इन केस वो नहीं आते थे तो हमारे घर में ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब गंदे वाली राड़ हो गई या कुछ हो गया या जी एक दूसरे को देख के खून उतर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ग्रेसफुली ये चीज़ें हुई थी। तो ऐसा था कि बच्चे आ भी गए ना अगर मेरे हस्बैंड से पहले, तो वो खेलते रहते थे अपने अम्मा पापा के पास। और दूसरा सबसे बड़ा जो सपोर्ट था मुझे, हमारे घर के सामने भाभी रहती थी, पड़ोसन थी मतलब वो हमारी, तो मेरी उनकी बच्चों की वजह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। जब भी घर में चीज़ें ख़राब नहीं हुई थी तब भी उन्होंने इतना सपोर्ट किया है उस टाइम पे, आज भी वो मेरे लिए फैमिली मेम्बर जैसी हैं। तो बच्चे मेरे ये था कि एक पैर अपने घर में और एक उनके में, ऐसे रहता था। तो अगर उनको बच्चों को खाना खाना है, कपड़े बदलने हैं, मतलब उनके 1-2 जोड़ी कपड़े उनके घर पे ही रहते थे, इतना ज़्यादा था।
तो कुछ भी मतलब वो इतना पैम्पर करते थे वो लोग। उनके घर में उनकी बिटिया थी, बेटा था, हस्बैंड थे, वो चारों लोग इन्हें ऐसे गोदी में लिए घूमते रहते थे कि उनके घर में बहुत सालों से कोई छोटा बच्चा था नहीं। तो मैं जितनी उनकी केयर अपने बच्चों की करती थी ना, उससे भी ज़्यादा बढ़ के वो परिवार उनके लिए करता था, उनके मतलब नखरे उठाता था प्रॉपर। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती थी कि मैं हूँ घर पे या नहीं हूँ, भाभी होनी चाहिए। अब जब वो अपने मैके चली जाती थी ना, मुझे तब थोड़ा सा स्ट्रेस होता था, तो मैं इनको फ़ोन करती थी कि भाई टाइम से पहुँचना ये वो, क्योंकि मेरा तो लेट ही जाती थी मैं। लेकिन ऐसा नहीं है, घर में रहती थी मम्मी तो मतलब बच्चों तक हमने इस चीज़ की वो नहीं पहुँचने दी। बड़ों के बीच में कुछ भी चल रहा था तो एक सम्मान और मर्यादा हमेशा रही, उसको कभी किसी ने क्रॉस नहीं करा दोनों साइड से। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमने अपनी जो भी हमारी चीज़ें ख़राब हो रही थी या कुछ भी हो रहा था, उसकी आँच आज तक भी बच्चों तक नहीं आने दी। अभी तक भी ये चीज़ हमने मेंटेन करी है पूरी फैमिली ने। हमारे बच्चों को कोई मतलब नहीं हमारे घर के बड़ों में क्या चल रहा है, वो बात करते हैं नहीं करते हैं, आते जाते हैं नहीं जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग है नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे जैसे शुरू में थे, जब हम साझे में थे, अलग थे, एक साथ थे, जैसे भी थे, बच्चे उसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। उनको सबका प्यार मिल रहा है। देवर के बच्चे हैं, अभी आपने देखा छुट्टी में भी होके गए हैं, तो उनको ताई ताऊ का पूरा प्यार मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको याद ही नहीं रहेगा उनके ताऊ ताई कौन थे। मेरे बच्चों को चाचा चाची का पूरा मिलता है, वो जाते हैं, मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अम्मा बाबा का भी। तो हमने बच्चों को उस चीज़ से, उस आँच से बिल्कुल बचा के रखा है। तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं हमने पड़ने दिया कि मेरे बच्चों का बचपन स्पॉइल हो जाएगा कि क्योंकि हमारे बड़ों के बीच में नहीं बनी चीज़ें ठीक तो हम ऐसे रह गए, नहीं। अब बड़ी हो गई हैं, बिज़ी हो गई हैं, अब खुद ही इनका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कहीं भी जाना आना ये वो, वरना खूब जाती थी। तो ऐसा है कि हो जाती हैं चीज़ें। अगर इतना क्लैशेस भी हो जाता, मैं तो कहती हूँ ना, वो परिवार जो था, मैं बता रही हूँ, कभी सोचा भी नहीं था। इतने सालों से वहाँ रह रही थी, उनसे मेरी बात भी नहीं होती थी, लेकिन बच्चों के चक्कर में बात होनी शुरू हुई, एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई। जैसे ही बॉन्डिंग क्रिएट हुई, अच्छा सा वो बन गया सब कुछ सही, उसके कुछ दिन बाद ही ये सब चीज़ें शुरू हो गई। तो वो कहना चाहिए मुसीबत देने से पहले ना भगवान उसका इंतज़ाम कर देते हैं कि उसको हैंडल कैसे करना। तो वो चीज़ हुई मेरे साथ, इस तरीके से संभल गया था। बाकी ये है कि भैया खाना पीना, बच्चों के कपड़े वपड़े, ये सब मैं सुबह करके जाती थी, तो मेरे हस्बैंड को सब कुछ रेडी मिलता था, जस्ट चेंज कर दिया, दे दिया, इस तरीके से हो गया मतलब मेंटेन। नेक्स्ट, मैम आपने एक्सरसाइज के साथ कुछ डाइट में चेंजेस किए हैं कि आपका साइज़ एम से एस हो गया, मेरा एक्सएल से एल भी हो जाए? मैंने डाइट में कुछ चेंज नहीं करे, मैं ऑलरेडी इतना कम खाती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज से ही हो गया वो। ऐसा है, कंधे ये सब चीज़ें ऑलरेडी एस वाले थोड़ा बहुत ही फ़र्क था, लेकिन ये था कि अगर मैं एम मंगाती हूँ, थोड़ा बहुत श्रिंक भी हो जाए ना कपड़ा, तो वो मुझे टेंशन नहीं होती थी। एक दो कुर्ती ऐसी हुई कि मैं स्मॉल पहन रही हूँ, स्मॉल मंगाती जा रही हूँ, हल्की सी श्रिंक हो गई, तो वो फिर आ नहीं रही कुर्ती। तो उस रिस्क से बचने के लिए फिर बीच में साइज़ बढ़ भी गया था, तो अब मैं मीडियम ही मंगाती थी, लेकिन इस बार मैंने सारी स्मॉल साइज़ मंगाई हैं और बिल्कुल बढ़िया आई। लेकिन हाँ, अगर आपका एक्सेल है तो एल पे आने के लिए आपको डाइट में चेंज करने पड़ेंगे। बिना डाइट को चेंज करे खाली एक्सरसाइज से ऑब्वियसली टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, दी मेरे हबी को मेरी सास ने कुछ भी काम करने को बोली थी तो वो भूल गए, क्योंकि उनको मैंने मेरे लिए कुछ सामान लेने बाज़ार भेज दी थी। जब मेरे हबी वापस आए तो मेरी सास ने उनको थप्पड़ मार दिया। ओ भाई साहब, शायद इसलिए कि उन्होंने मेरा काम किया पहले, और जब भी मैं बीच में आई तो मेरी सास ने मुझे चिल्ला दिया, बोली मेरा बेटा है, तू बीच में मत आ। क्या सास को ऐसे मेरे हबी को थप्पड़ मारना चाहिए मेरे सामने? और दी क्या मेरे हस्बैंड ने, मेरी कोई हक नहीं, मेरे हस्बैंड को कोई मारेगा तो क्या मैं बीच में नहीं आऊँगी? मेरे हबी बहुत डरपोक हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, सास को चुपचाप मार खा लिया। भाई तुम मत पड़ो बीच में, माँ बेटे हैं, चलता है, लाइटली लो इस चीज़ को। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग दी, आप सही और अच्छा सजेशन दे रहे हो, पर मेरे हस्बैंड और ससुर के कारण बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ मैं, खुद को इन सब से निकाल कर मेंटली पीसफुल नहीं हो पा रही। देखो जी, करना तो पड़ेगा। अगर किसी की वजह से इरिटेट होना नहीं छोड़ पा रहे हो आप, तो वो तो बदलेगा नहीं। जो अभी पीछे बात हुई थी, आप ऐसे ही बावले होते फिर रहे हो कि भैया क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अवॉइड करना सीखना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, कन्फ्यूज़न है, जल्दी रिप्लाई दीजिएगा। मैं रेंट में रहती हूँ, हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। अभी हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुए हैं और एक ओल्ड गवर्नमेंट क्वार्टर खाली हुआ है, बट वहाँ का माहौल उतना अच्छा नहीं, और मैं जहाँ अभी रह रही हूँ वहाँ माहौल भी अच्छा है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरी सैलरी 25,000 है। देखो, माहौल का आपको लग रहा है, हो सकता है जब आप रहो तो आपको ठीक लगे, बाकी अल्टीमेटली आपकी चॉइस है। लेकिन 25,000 की सैलरी में अगर हमें अपना घर बनाना है ना, अभी आप रह रहे हो रेंट पे, अगर हमें अपना घर बनाना है, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा, वहाँ आपका पैसा नहीं जाएगा, आपकी सैलरी में से रेंट के पैसे बचेंगे, आप उसको एज अ EMI अपने कहीं घर बनाना है, तो मैं तो सलाह यही दूंगी कि रेंट वाले पे चले जाओ। माहौल और फ्रेंड्स जहाँ रहने लगो वहाँ बन जाते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं कि आप इतने गंदे माहौल में पहुँच गए, रह ही नहीं पा रहे, वापस आ जाना, रेंट पे ही तो है, तो चले जाओ, अपना फ्यूचर सोचो थोड़ा दिमाग लगा के। नेक्स्ट, दी मेरे 2 जवान बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। मेरी ननद आए दिन मायके में रहती है, रेस्ट करने के चक्कर में डिस्टर्बेंस बहुत है, क्या करूं प्लीज़ बताएं। बच्चों का कमरा अलग रखो भाई, बस यही कर सकते हो, और मुंह जोड़ के कह दो कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा शोर वगैरह कम मचाएं, बातें बातें उस हिसाब से ही करो, थोड़ा सा बस उनका अलग कमरा हो जाए उतने में काम हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं 50 साल की हूँ, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, छोटी उम्र में शादी हो गई थी, बहुत लाड़ में पली हूँ। मायके में ससुराल में सिर्फ अपमान, और पति तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए था, कभी प्यार और सम्मान उनसे नहीं मिला। मैं भी बहुत सारी काम की हूँ और कर भी रही हूँ, पैसे की कमी नहीं है, प्यार और सम्मान हमें कभी नहीं मिला। बच्चे बड़े हो गए, अच्छे पोस्ट पे हैं, शादी हो गई दोनों की, मेरे बेटी दामाद इंजीनियर हैं, बेंगलोर में रहते हैं, अब वो भी हमें नहीं वैल्यू देते। मैं अपने बेटे के पास बेंगलोर जाने वाली थी, बट बेटी मेरी प्रेग्नेंट हो गई, उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके इन-लॉज बाहर गए हैं, तो मैं दिल्ली आ गई। मेरे बेटे बहू ठीक से बात भी नहीं कर रहे, मैं उनको बेटी से ज़्यादा मानती हूँ बहू को। कुल मिलाकर ना पति ना बच्चे, कोई प्यार नहीं ना सम्मान। देखो, आप 50 साल की हो गई है ना, आपको ना टेक्निकली अभी किसी की ज़रूरत है नहीं। लोग कहते हैं बुढ़ापे में बच्चों की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बात बताओ, अगर कल को मैं भी इस एज में आऊँगी, कई बार मेरी और हेडमास्टर जी जो हैं हमारे, इस बात पे हमारी बातें होती हैं, लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि हमारे बच्चे हमें वो मान सम्मान नहीं दे रहे, है ना, तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बुढ़ापे में? एक फिट बॉडी की, और अपने जीवन यापन लायक पैसे की। अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, तो एक्चुअल में जब आपके बच्चे पढ़ लिख गए, सेटल हो गए, सब कुछ हो गए, अब उनकी प्रेगनेंसी, उनकी जॉब में जो दिक्कतें हैं, वो टेक्निकली आपकी प्रॉब्लम है नहीं। हमेशा मैं यही कहती हूँ, जो लोग कहते हैं ना मेरी सास सपोर्ट नहीं करती बच्चे पालने में, तब भी मैं यही बोलती हूँ, भाई सास की जिम्मेदारी आप लोगों को पाल के देने की थी, उनकी जिम्मेदारी अब आपके बच्चों को पालने की नहीं है। बच्चे आपने खुद पैदा करने हैं, खुद ही पालने हैं। अगर वो कर दें ग्रैंड पेरेंट्स तो उनका एहसान, नहीं करें तो आप मुँह नहीं बना सकते कि जिन्होंने मेरे बच्चों में मेरी हेल्प नहीं करी। समझ रहे हो? तो आप पेरेंट्स वाली कैटेगरी में हो, तो आपके ऊपर कोई वैसी जिम्मेदारी है नहीं कि आप चाहें ना चाहें आपको करना ही है। आप चाहो तो ना बेटी के पास जाओ ना बेटे के पास जाओ, अगर उतने पैसे और शरीर साथ दे रहा है ना, तो अपनी सेकंड इनिंग खेलो। आप जो काम जिम्मेदारियों के चक्कर में अब तक नहीं कर पाई, अब कर लो। जहाँ घूमना चाहती थी वहाँ घूम लो, अकेले सहेलियों के ग्रुप में, टूरिस्ट बस जाती हूँ उसमें, अगर इतने पैसे और शरीर साथ दे रहा है तो। अगर इसी चक्कर में रहोगे ना अभी भी कि ये मेरा मान सम्मान नहीं, अब आप एक तरफ कह रही हो आपके बेटे वो बात भी नहीं करते, अब आप उनके पास रहने बेंगलोर जा रही हो, तो वो बात नहीं करते, इसका मतलब उन्हें नहीं चाहिए हो आप उनकी लाइफ में, आप फिर भी जा रही हो। अब उनकी लाइफ भी हेल बनेगी, कलेश होएगा, साथ में जो वो आपको रिवर्ट बैक देंगे आप भी अपमानित होगी, फ़ायदा क्या उस चीज़ से? आपका जो अपना घर है ना, वहाँ रहो मज़े से, और जो अब तक नहीं कर पाई थी वो करो, लाइफ को एंजॉय करो। अब कोई मान सम्मान दे दे तो भैया हमारी किस्मत, नहीं दे दे तो किसी के हलक में हाथ डाल के निकाल तो हम सकते नहीं मान सम्मान। तो अपनी जो भी कंडीशन है ना उसको एडमिट कर लो कि हाँ ये है, और अब मुझे क्या करना है वो देखो। दूसरे को आप नहीं बदल सकते, ये बात शायद इसी एपिसोड में तीसरी या चौथी बार हो रही है। आप दूसरे इंसान को नहीं बदल सकते, आप अपना रिएक्शन का तरीका चेंज कर सकते हो बस।
मैम एक हाउसवाइफ का क्या रूटीन होना चाहिए? एक हाउसवाइफ जो घर और बच्चे संभालती है, क्या दिनचर्या होनी चाहिए जिससे घर के भी सारे काम टाइम पर हों, एक्सरसाइज भी हो जाए, बच्चों को भी टाइम दे सकें? प्लीज़ मैम बताइए। भाई अब कई लोगों को मेरी बुराई लगेगी ये कहनी, लेकिन हाउसवाइफ के पास वर्किंग मॉम से 6-7 घंटे एटलीस्ट उनसे ज़्यादा होते हैं। मैं मानती हूँ जब मैं घर में रहती हूँ तो वो 6-7 घंटे में से देखो कहाँ कहाँ किल होते हैं। एक तो हम सुबह बना के जा रहे हैं खाना, दोपहर तक का सब कुछ इंतज़ाम सुबह हो जाता है जब जॉब पे जा रहे हैं। घर में है दोपहर का लंच बन रहा है, चलो बन रहा है, 1 घंटा दोपहर में निकाल दिए। बाकी के काम अगर आप फिक्स कर लो कि मुझे भाई गर्मियों में सुबह 9 बजे तक या 10 बजे तक सारे काम निपटाने हैं, जैसे जॉब वाले निपटाते हैं कि मुझे निकलना, उस हिसाब से अगर आप करके देखोगे आपके पास दोपहर में 2-3 घंटे बचेंगे आराम से। एक्सरसाइज का क्या है, अगर सुबह सबकी नीड्स पूरी करने के लिए आपके पास नहीं है उतना टाइम, मान लिया नहीं है, जब आप लंच करते हो, मान लो आपने 1 से 2 के बीच में लंच किया, उसके 3 घंटे तक कुछ मत खाओ, शाम को कर लो एक्सरसाइज। तो ये तो भाई हमारी उसके ऊपर है कि हम एक्चुअली अपनी लाइफ से चाह क्या रहे हैं। अगर हम चाहेंगे रूटीन बना लेंगे। इतनी सारी ब्लॉगर हैं, मैं जिनके भी ब्लॉग मेरे इस पे आते हैं वॉल पे, कोई भी जॉब पे नहीं है, सब घर में हैं और देखो कितनी डिसिप्लिन लाइफ है, तभी तो ब्लॉगिंग कर रही हैं, सारे काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, घर में DIY भी कर रहे हैं, घर भी ऐसा सुंदर लगा रखा है, बहुत सारी हैं, जिसको भी उठा के देख लो। तो ऐसा नहीं है कि अब आपको क्या लग रहा है उनके ब्लॉग एडिट करने में उसका वैसा टाइम नहीं लगता होगा, तो निकलता है टाइम आपके पास। मान के चलो ना, अगर वर्किंग मॉम आपके जितने सारे काम हैं वो सारे काम जॉब वाली जो जा रही हैं, जॉइंट फैमिली में से भी जा रही हैं, वो कर करके जा रही हैं सारा, तो आपके पास वो सीधे 6-7 घंटे आपके बच रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको टाइम टेबल अपना बनाने की ज़रूरत है। एक फ़िक्स टाइम रखो कि इतने बजे तक मैं सुबह का काम निपटाना है, भले मैं घर में हूँ, तैयार होना है तो होना है, इतने बजे एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, उससे पहले अपने काम निपटा के रखो, प्रिपरेशन करो, जैसे जॉब वाले करते हैं इसी तरीके से करो, हो जाएगा सब। नेक्स्ट, मैम मेरी सास मेरी कॉपी करती है, अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो वो भी चुपके से एक्सरसाइज करने लगती है, मैं डाइटिंग करूँ तो वो भी डाइटिंग करने लगती है, अगर मैं 2 रोटी खाऊंगी तो वो भी 2 रोटी खाएगी, मैं नाइट में फ्रूट खाऊंगी तो वो भी फ्रूट खाएगी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, क्या करूँ मैम? अपनी सोच बदल लो। आप एक्सरसाइज कर रही हो, आपके शरीर को बेनिफिट हो रहा है, आपकी सास एक्सरसाइज कर रही है, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप फ्रूट खा रही हो, आप अपनी मर्ज़ी से खा रही हो, आपकी सास फ्रूट खा रही है, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं मान रही हूँ कि कॉपी करने वालों को देख के इरिटेशन होती है, लेकिन इरिटेशन होती क्यों है? आप उनको कॉपी कैट मान के किलस क्यों रहे हो? आप ये सोचो, आपको कॉपी कर रही हैं यानी कि वो मान रही हैं आप उनसे बेटर हो, तो इसमें किलसने की क्या ही बात है? वो जो कर रही है। मुश्किल था वो, आप फ्रूट खा रही हो, वो चपड़ चपड़ करेगी, नहीं तू फ्रूट क्यों खा रही है, रोटी खा। आप एक्सरसाइज कर रही हो, उसी एक्सरसाइज के घंटे में आपको काम बताना शुरू कर दे या कलेश काटना शुरू कर दे, जब है समस्या कि भैया काम करने चलो, ये इनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो आपको देख के कॉपी कर रही है तो करने दो उसे, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है ये बताओ। आप हाथ ऊपर नीचे कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योग कर रहे हो, ठीक है, साथ में वो भी कर रही है, जिम में जा रहे हो या अभी ऑनलाइन योगा क्लास हो रही है, 48,000 लोग साथ में योगा कर रहे हैं, घंटा फ़र्क पड़ रहा है, हम तय हम जो कर रहे हैं उसका हमारे पर फ़र्क पड़ रहा है ना, तो क्यों किलस रही हो? सिंपल सी चीज़ है यार। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम ना मतलब ये हमारी अपनी क्रिएट की हुई होती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एक टैगलाइन होती है, मुझे इरिटेशन हो रही है देख के, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस। अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, उससे सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना, वो तो वही कर रहा है जो उसे अच्छा लग रहा है। हम लगे हुए हैं, नहीं तू ऐसा नहीं करेगा या तू ऐसा करेगा, भाई वो क्यों करेगा? तुम अपना देखो कि मेरा ये करने से मेरे को अच्छा लग रहा है, बस। दूसरा कोई कर रहा कर ले, नहीं कर रहा ना करे। नेक्स्ट, मैम मैं क्योर स्किन का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मुझे बताएं कि दिन में फेस वॉश करने के सनस्क्रीन लगाने के बाद बाहर निकलना हो तो क्या उसे यूज़ कर सकते हैं? पाउडर या कोई BB या CC क्रीम यूज़ कर सकते हैं? हाँ, क्योर स्किन की सनस्क्रीन लगा के उसके ऊपर लगा लो जो भी लगानी है, BB CC क्रीम। मैं पार्टी मेकअप करती हूँ तो सनस्क्रीन लगा के उनकी वाली उसके बाद ही लगाती हूँ, इट्स ओके। नेक्स्ट, मैम मेरी सास घर में गंदगी बहुत फैलाती है, मैं आपकी तरह घर को अच्छी तरह रखना चाहती हूँ, हस्बैंड भी सुनते रहते हैं, दूसरी लेडीज़ बहुत सफाई करती हैं, सुनाते रहते हैं, क्या करूँ? बहुत सामान लेकर
घर फैला देती हैं दवाई के नाम से, यूट्यूब पे जो भी देखती हैं मंगा लेती हैं, घर अपने तरीके से नहीं रख पाती, उदास होकर सफाई करने का भी मन नहीं करता, बेसिक सफाई भी करने का मन नहीं करता। 16 साल हो गए, अब बच्चे ही बोलते हैं कि तुम करती क्या हो घर में। देखो उनका जो सामान है ना एक्स्ट्रा, जहाँ आपकी सास रहती हो उस कमरे में पहुँचा दिया करो। तो उनका कमरा कैसा रह रहा है वो उनके हिसाब से है, उन्हें सामान मंगाना है जो मंगाना है, बाकी का घर अपना कर लिया करो। क्योंकि जब हम नहीं कर रहे ना, तो देखो कोई ना हमारी अंतर्मन स्थिति नहीं समझता कि हम क्यों नहीं कर रहे, लेकिन ये देखता है कि भाई देखो घर में महिला है और घर मेंटेन नहीं, बात ये होती है। और ये बड़ी गहरी सी बात है, हम किसी का घर देख के उसको जज कर लेते हैं कि देखो जी घर में है और सफाई नहीं कर रखी। कोई ये नहीं देखता कि गंदगी में रहना किसी को पसंद नहीं होता, आलस की वजह से सफाई नहीं कर रहा या उसकी स्थिति ऐसी बना दी गई कि अब उसका जी नहीं करता सफाई करने का, वो चीज़ हो जाती है। तो वो तो आप किसके इसको क्या ही समझाओगे, हर कोई नहीं समझ सकता, कोई औरत ही समझ सकती है। मैं समझ रही हूँ आपको क्या फ़ील हो रहा होगा, क्यों नहीं मन करता होगा आपका करने का। लेकिन अगर आपके बच्चे भी ये चीज़ कह रहे हैं ना, तो भाई अपनी एक इमेज और अपना एक घर की पॉजिटिव वो बनाने के लिए किसी के ऊपर गुस्सा उतारने के चक्कर में आप अपना घर सड़ा नहीं सकते, बात ये होती है। तो जो आपकी सास एक्स्ट्रा सामान मंगाती है, मेक श्योर करो कि वो उनके कमरे में ही आप तरीके से रख दो जितना हो सके। बाकी का घर एटलीस्ट जो आपका डाइनिंग एरिया ड्राइंग रूम है, कम से कम वो बढ़िया रहे। क्योंकि ऐसा ना कोई आ जाता है, बच्चों को भी बुरा लगता होगा, हस्बैंड को भी, वो इसलिए कहते होंगे। तो थोड़ा सा मतलब कर लिया करो ये सोच के कि भाई काम है और ये ज़रूरी है, मतलब ये क्रूशल है। बहुत चीज़ें इससे एनर्जी वो होती है सारी डाइवर्ट या फिर अट्रैक्ट, तो करना चाहिए ये चीज़ कि आप किसी के गुस्से में आप अपने घर का नाश मत पीटो। और घर का क्या, चलो मैं तो कहूँ घर उनका लग रहा होगा आपको, नहीं मन कर रहा, अपनी लाइफ का नाश मत पीटो, वैसी ही एनर्जी आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो कर लो मैनेज अपना घर। एक और बाबूजी का आ गया। दी मैं 10th क्लास में आ गया हूँ, मैं 15 साल का हूँ, कैरियर को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ कि 10th के बाद साइंस लूँ या आर्ट्स, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे लाइफ में कोई एम अभी तक सेट नहीं है, कभी लगता है ये बन जाऊँ, कभी लगता है वो बन जाऊँ। लाइफ में एम डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। दी आपने 10th क्लास के बाद क्या स्ट्रीम लिए थे? और एक जेन्युइन क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसका रिप्लाई देना कि लड़कियों के अट्रैक्शन से कैसे बचें। मैं स्टडी में फोकस करना चाहता हूँ पर मुझे गर्ल्स का एडिक्शन है, मेरा ध्यान बार बार लड़कियों पर जाता है। देखो स्ट्रीम की तो बात ऐसी है, सिंपल देख लो अभी तक के, अब आप 10th में आए हो, 9th तक आपके नंबर किस चीज़ में अच्छे थे, है ना। आपका कहना चाहिए आपका जो टैलेंट है वो तो वहाँ नज़र आ जाएगा। जो सब्जेक्ट पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो ना, वो ले लो अगर अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ। क्योंकि देखो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो तो हर फील्ड में नौकरी है, सरकारी नहीं तो प्राइवेट। कोई भी विषय है और आपके उस पर कमांड है तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे, ठीक है। अगर अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए तो स्ट्रीम का तो सिंपल ये है। मैंने कौन सी की थी भाई, मैं थी अनपढ़ परिवार से, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है। 10th में मेरे सबसे अच्छे नंबर आए थे बायोलॉजी में। मेरा मन भी था कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूँगी, बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूँगी, है ना। और अब जितने बच्चे समझदार होते हैं ना 10th के, हमारे टाइम पे नहीं होते थे, तो मैं बहुत ही बेवकूफ़ किस्म की लड़की थी। अब जो मुझे समझ में आता है, सपनों में रहने वाली, ठीक है। 10th में मेरे नंबर सबसे अच्छे बायोलॉजी में आए, पढ़ने में मज़ा भी वही आता था, बनना भी डॉक्टर है। लेकिन मुझे किसी ने, कह रही हूँ ना अनपढ़ परिवार में हूँ, मुझे किसी ने ऐसी बातों में बताया, याद भी नहीं है किसने बताया था, कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 1.5 लाख रुपया लगता है। उस टाइम पे 1.5 लाख इतना होता था कि उसमें एक अच्छा खासा 200-250 गज का मकान आ जाए, यानी कि आज का 1 करोड़ रुपया लगभग। हमारे परिवार की थी हालत टाइट, तो मेरे को समझ में आ गया वो बात सुन के कि भाई मेरे पिताजी कितना भी जोड़ लगा लें, मेरे को डॉक्टरी नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो मैंने अपने पिताजी से बात तक नहीं की और मैंने मैथ्स ले ली, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। पास हो जाती थी लेकिन मुझे मैथ्स कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगी कि मुझे मैथ्स अच्छी लगती है कुछ और। लेकिन मैंने फिर भी मैथ्स लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स PCM से मैंने इंटर कर लिया
और मैथ में मुझे पास होना भारी हो गया था। बहुत ज़्यादा उसमें मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी ताकि मैं पास हो जाऊँ एक बार में, फेल का ठप्पा ना लग जाए, ये स्थिति आ गई थी एक बार। तो मैंने गलत डिसीजन लिए और जब मेरी 11th हो गई थी तो मैं एक दिन ऐसे ही, पापा जी मेरे बात कर रहे थे दैट कि डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी, क्या करेगी तू आके। तो मैंने तब उनको बताया कि मैंने तो छोड़ दी वो स्ट्रीम। इतना भी नहीं हमारे घर में जानकारी थी कि हमारे बच्चा कौन सी स्ट्रीम में पढ़ रहा है, तो आप एक अंदाज़ा लगा लो। तो उसमें जब मैंने उनको बताया कि मैंने वो डॉक्टरी वाली किताब जो है जिसमें होता है वो विषय छोड़ दिया, तो मेरे पिताजी उस दिन बहुत दुखी हुए थे कि क्यों। मैं कहा उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने एक बार दुखी मन से कहा था कि मुझे एक बार बताया तो होता, क्या पता मैं करता। मैं कहा जी कैसे करते, मुझे सब पता है कि कैसी स्थिति है, तो नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन उस दिन वो पहली बार मैंने अपने पिताजी को इतना निराश देखा था कि उन्हें मुझसे उम्मीदें थी। तो वो हमेशा यही कहते थे कि मैं तो सोच रहा था कि एक तो कोई करेगा, कुछ बन जाएगा, तेरे से बड़ी उम्मीदें थी, मेरा बड़ा मन था कि मेरा एक बच्चा तो सरकारी नौकरी में जाएगा। लेकिन उनके जीते जी तो मेरा हुआ भी नहीं था। उनके जाने के 1-1.5 साल बाद मेरा समझ लो सिलेक्शन हुआ था, शायद 2 साल बाद। तो जिस दिन लेटर हाथ में आया था, इसीलिए मुझे अपने पापा की बहुत याद आई थी। पहली बार उस दिन बहुत ही ज़्यादा लगा था, तो मैं उनके फ़ोटो की तरफ दिखा के ऐसे दिखा रही थी कि देखो आपका एक बच्चा सरकारी नौकर बन गया। तो वो चीज़ है, तो किस्मत ने साथ दे दिया, बात वो आई है ना। मैथ से ही हुआ मेरा सिलेक्शन, जब हुआ तो मैथ से ही हुआ, मैथ ने ही मेरा साथ दिया। तो आपको कहीं ना कहीं लाइफ जिस दिशा में ले जाना चाहती है ना, आपको कई बार अपनी मर्ज़ी से, कई बार बेमर्जी के, आप वो रास्ते खुद चुनते चले जाते हो। तो अगर आपको आगे का विज़न नज़र नहीं आ रहा तो सिंपली जो पहला स्टेप है ना, आप उसको लेके चलो। फ़िलहाल आपके जोन से में नंबर अच्छे आए हैं, आप उसको लेके चलो, ठीक है। तो आगे आपकी किस्मत थोड़ी सी वो चलेगी, बाकी भगवान से प्रार्थना करो। और दूसरी चीज़ वो है जो आपके कॉलेज के टीचर्स हैं, है ना, वो आपको इस चीज़ में बहुत अच्छी सलाह देंगे। अपने टीचर्स से बात करो कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, वो आपको देंगे बिल्कुल ओरिजिनल आपके अकॉर्डिंग सलाह कि आपके लिए वास्तव में क्या अच्छा है, क्योंकि आप उनके हाथों में रोज़ निकल रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपका है कि लड़कियों से अट्रैक्शन, तो मेरे भाई एक एज है आपकी, ठीक है, इस टाइम पे अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है। इसको एक साइंटिफिक चीज़ मान लो कि हाँ ये होता है, तो ये कंट्रोल भी हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, सबके साथ होता है, लड़कियों के साथ भी होता है, हर एज में अलग अलग तरीके से। लेकिन एक एज के बाद अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसको इतना हल्के में लो कि भाई सबके साथ होता है, तो ये नॉर्मल है। और इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड या इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज मुझे ये भी अच्छी लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर मैं अपने ऊपर काम नहीं करूँगा, हाथ कोई सी नहीं आनी, सिंपल सी बात है। तो लाइफ में कुछ ढंग का चाहिए ना आपको, चाहे लड़की ही क्यों ना हो, तो भैया वो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। फ़िलहाल ये है, अब या तो आप अभी काम धंधा छोड़ के उनके पीछे दिमाग और शरीर लेके अपना फिर लो, हो सकता है कोई थोड़ी बहुत देर के लिए आपके साथ हो जाए संलिप्त, और फिर वो होना कुछ नहीं है उस चीज़ का, आपका ये टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी आप ये इसको एक नेचुरल प्रोसेस मान के कि हाँ ठीक है सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, अच्छी लग रही है, हाँ ठीक है, बात ख़त्म हो गई। अभी ज़रूरी क्या है कि आप उस लायक बन जाओ कि आप भी उसको अच्छे लगो। बात ये है, हमें तो पता नहीं क्या क्या, मेरे को भी ऋतिक रोशन अच्छा लगता था उस टाइम पे, तो अभी ऋतिक रोशन मेरे को देखेगा तो वो ये नहीं कहेगा भाई तेरे में है क्या जो मैं तुझे पसंद करूँगा। बात तो ये है, हम तो किसी को भी पसंद कर लें, अरे हमें भी तो कोई पसंद करे, तो उसके लिए तो हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना, जब तो हमारे लिए कोई राज़ी होगा। तो बात ये है कि अभी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपकी उम्र वो है कि अपने ऊपर काम कर लो। बाकी पसंद आ रहा है, हर नई पिक्चर के साथ नया हीरो पसंद आ जाता था हमें भी, तो उसमें क्या है, आगे आगे ठीक है, तो वो हाथ थोड़े ही आ जाएगी कोई चीज़। अगर हमें उस लायक बनना है तो पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब हम किसी लायक हो जाएंगे तो फिर प्रपोजल अपने आप आएंगे, उसकी टेंशन मत, ठीक है।
मैम मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, बच्चों को सेक्स एजुकेशन, गुड टच बैड टच सिखाने को बोला जा रहा है, क्या ये सही है? क्या बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए? अगर टीचर बच्चों को सेक्स एजुकेशन, क्या टीचर की रिस्पेक्ट कम नहीं होगी? वैसे भी आजकल के बच्चे हमसे कहीं आ गए हैं, उनको सब पता होता है। ये छोटे बच्चों को सिखाने की बात होती है और ज़रूरत भी है देखो उनको, लेकिन उनको उन्हीं के लेवल के अनुसार एनिमेटेड मूवी या फिर गेम्स के थ्रू, अगर आपका भाई मैनेजमेंट चाह रहा है तो आपको करना तो पड़ेगा नौकरी बचाने के लिए। तो अपना थोड़ा सा लहजा, अपने शब्द, ये दिमाग लगा के देखना कि कैसे बताओगे। और मेन तो है, वो अगर कह रहे हैं कि एजुकेशन ये वाली देनी है, ये समझाना, तो वो भी देंगे ना एजेंडा कि ऐसे समझाओ, तो इतनी टेंशन मत लो। रही बात इज़्ज़त की, तो अपना पॉइंट क्लियर करना है शुरू में ही कि भाई ये चीज़ क्यों ज़रूरी है बतानी, इसीलिए बता रहे हैं। वैसे तो आपको देखो सब पता है, अगर बड़े बच्चों को बोलोगे तो ये बोल सकते हो। नेक्स्ट, जय श्री राम दी, कैसी हैं आप? प्लीज़ हेल्प। 18 साल की उम्र में 12 पास करते ही मेरी शादी कर दी, ससुराल में जॉइंट फैमिली, टॉक्सिक, खेती और 15 पशुओं के काम के साथ। मेरे 2 बच्चों को संभालते 10 साल के स्ट्रगल से गवर्नमेंट जॉब हासिल की है, शाबाश। 3 साल हो गए जॉब करते। यहाँ भी मेरे हस्बैंड 20 किले ज़मीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं, 2 लेबर, मेरे ससुर, 2 छोटे बच्चे, 3 वक्त का खाना। सैलरी पर हस्बैंड ने लोन ले लिया, 10,000 बचते हैं, हेल्पर रख नहीं सकती, इतना काम मेरे से हो नहीं रहा। सुबह शाम हस्बैंड चिल्लाते हैं, तू करती क्या, तू किसी काम की नहीं, तेरे से कुछ नहीं होता। डिप्रेशन में जा रही हूँ, सोचा क्या रहा है, ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है, कैसे सब कुछ ठीक करें। जब पूछा है ना कि तू करती क्या है, अगर लड़ाई वाले ज़्यादा, वैसा तो चिल्ला ही रहे हैं तो लड़ाई वाले ही होंगे, कैसे ही बोलोगी। लेकिन कहने को तो ये कह ही सकती हो कि ये जो लोन जिस चीज़ के लिए भी लिया हुआ, कि ये करती हूँ मैं, ये जो महीने के वहाँ पैसे जाते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ यही है कि करती क्या है, कि ये तो किसी काम की नहीं है। जब ये कहें तो भाई कि एक शरीर की लिमिट है, जितना हो पा रहा उतना कर रही हूँ, आगे हो सकता है स्थिति यही रही तो इससे भी कम हो जाए, तो ये मेरे हाथ की बात नहीं है। परफेक्ट बनने की कोशिश आप ऑलरेडी बहुतों से ज़्यादा कर रही हो, अब कोई नहीं गांठ रहा उस चीज़ को, वो अलग चीज़ है। अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस रखो, आप बहुतों से ज़्यादा अभी भी कर रहे हो। मैं जब क्वेश्चन पढ़ रही थी ना, मुझे ये लग रहा था कि मैं नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, आप ये लिखोगे आपने नौकरी हासिल कर ली, ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है भाई, नहीं मिलती नौकरी जल्दी। तो आपने वो पहले ही एक आपके सिर पे ताज रखा है कि यू आर कैपेबल इनफ। अब घर के काम कितने हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, वो भी आप नॉर्मल औरतों से ज़्यादा कर रही हो, जॉब के साथ कर रही हो, तो अपना कॉन्फिडेंस मत हिलाओ। कोई कह रहा तू करती क्या, तो लिस्ट बनानी शुरू कर दो कि जी ये करती हूँ मैं। स्विच कर लो 2-4 दिन, अगर इतनी सुनते हो कि 2-4 दिन स्विच करके देख लो काम। नहीं तो करती क्या हूँ, तो फिर लोन ले रखा, वो सैलरी काहे की मिल रही है, काम करने की मिल रही है, वो काम करने जा रही हूँ मैं, वहाँ काम करके आ रही हूँ। ये जानवर खड़े हैं, इनका कौन कर रहा है, या बच्चों का खाना पीना है कौन कर रहा है। और दूसरा इसका फ़नी वो है कि जब हाउस वाइफ को भी बोला जाता है करती क्या हो, तो वो कुछ नहीं करती, एक ही दिन में पता लग जाता है कि अच्छा ये सब करती थी। तो ये देखो आपके पति किस हद तक ले सकते हैं, वरना एक्सप्लेनेशन तो दुनिया भर की है, पर सुनने वाला भी तो कोई हो, और सुन के समझने वाला, वो विरला है। क्योंकि जो सुन के समझ जाए उसको सुनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, असल बात तो ये है। नेक्स्ट, आप किचन चिमनी क्लीनिंग के लिए CIF क्लीन बूस्टर किचन ग्रीस यूज़ कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑफिस में किसी लड़की से सारी बात शेयर करते हैं, मैंने बहुत समझाया उन्हें बट मानते नहीं हैं, उसको ब्लॉक करने से मना करते हैं। मैं बहुत लड़ती भी उस बारे में, मुझे सब कुछ देते भी हैं बट उससे बात करना नहीं छोड़ते। आप भी बात करना शुरू कर दो, घर बुलाओ। पिछली बार भी यही मैंने आया था, जो हस्बैंड इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड से आपको ज़रूर बात करनी चाहिए, उनको बताओ कि असलियत में क्या है। कभी कभी मिलना, मीठी मीठी बातें करना एक अलग चीज़ होती है, और एज अ हस्बैंड उस आदमी को झेलना, वो कितना डिफरेंट है आपको बताना चाहिए। उनसे ज़रूर बातें किया करो। अब गुस्से से बात बन नहीं रही, कहने से सुन भी नहीं रहे, उनको घर बुलाना शुरू कर दो। लड़की को मिलो जुलो, दीदी कहो, नंद बताओ, नंद बुलाओ, बच्चों से बुआ कहलवाओ, ऐसे करो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे एज 38 है, मेरे हस्बैंड वैसे तो बहुत अच्छे हैं,
पर उनकी सोच बहुत गंदी है। मेरे पर शक करते हैं तो कहीं जाने नहीं देते। अब तो लड़ाई में ऐसा बोला कि मन ही नहीं कर रहे हैं बात करने का। क्या करें, डिप्रेशन में जा रहे हैं धीरे धीरे, प्लीज़ हेल्प। भैया जब हमारी ज़िंदगी एक ही आदमी पे आकर टिक जाती है ना, तो उसके आगे हम देख नहीं पाते। मुद्दा ये है, मुझे लगता है सर्वव्यापी समस्या का ये जो पति के बिहेवियर की वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं ना, इसका मेन इलाज वही है कि भाई अपने अंदर इतने कैपेबल हो जाओ। अपने पति से अलग भी आपकी एक ज़िंदगी है, एक दुनिया है, ये फीलिंग ही ख़त्म हो जाती है। इस चक्कर में उसने ज़रा सा कुछ कह दिया, आपका ख़त्म जीवन है। ऐसा लगता है कि अब कुछ बचे ही नहीं। ये होता है। हमसे अलग हमारे पति की भी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है ना, उनसे अलग हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा होगा, तो एक स्पेस बना रहता है और दोनों लोग खुश रहते हैं, है ना। अब वो शक कर रहे हैं आपके ऊपर, क्यों कर रहे हैं? शक का मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये देखा करो कि आपके साथी ऐसे हैं या अपनी बहन, भाभी, चाची, ताई सबके लिए ऐसी ही है उनकी सोच। सबके लिए ऐसी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसकी आदत है फिर ऐसी। आपके लिए ऐसी है तो फिर एक बार ध्यान से आपको अपने आप को रिव्यू करने की ज़रूरत है। भाई ऐसा क्यों से लग रहा है इन्हें? कहीं मेरे कपड़े पहनने का, बोलने चालने का ढंग कुछ गलत तो नहीं है? उस पर काम करने की ज़रूरत होती है ना। सबके साथ ही ऐसे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो है ही ऐसे। लेकिन कुल मिला के अगर उन्होंने झगड़े में कुछ कह दिया, उस बात को सुनो और जितना जल्दी हो सके उससे ऊपर निकल जाओ। वो भी इंसान ही है, मान के चलो। अगर हमें राह चलता है या परिवार का कोई आदमी कुछ कह देता है तो हम रोते पिटते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद उबर जाते हैं ना। तो पति की बातों से भी उबरना सीखो, नहीं तो एक ही बात को फिर पकड़े बैठे रहोगे। और एक बार डिप्रेशन में मान के चलो, प्रैक्टिकल बात बताऊं, मान लो आप नहीं निकली इस चीज़ से, उसमें चली गई डिप्रेशन में। जो आदमी आपको डिप्रेशन में डाल रहा है, आपको क्या लग रहा है कभी हाथ पकड़ के वो निकालेगा? कभी नहीं निकालेगा। और अगर आप अपने आप को भी डिप्रेशन में जाने से नहीं रोक पा रही तो आप खुद भी नहीं निकल पाओगे। फिर क्या होगा ये सोच लो। तो भाई अपने आप को समेटो और खुद ही बाहर आके डिप्रेशन के गड्ढे से बाहर बैठो। देखो दुनिया में उस पति के अलावा भी दुनिया है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान बटा लो। घर से बाहर नहीं निकलने को कह रही हूँ, अपना ध्यान बटा लो तो थोड़ा लाइट फील होएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। हस्बैंड का ट्रांसफ़र आगरा हो गया। मुझे इनकी मौसी, मामा, देवर सभी की शादी नहीं हुई, रहना पड़ रहा है। ये सभी साफ़ सफाई नहीं रखते। मैं जब सारी चीज़ें ठीक रखती हूँ सभी लेज़ी हैं। वहीं खाओ वहीं गिराओ वाली आदत है। मुझे बिल्कुल साथ रहने का मन नहीं है। हस्बैंड कह रहे हैं अकेले नहीं रहना है, क्या करूँ? वर्किंग हूँ, अच्छी सैलरी है, खुद का घर ले सकती हूँ। मेरे हस्बैंड वीकेंड पर दिल्ली आते हैं, क्या करूँ? देखो अगर इतनी परेशानी है, सिक्योरिटी का इशू नहीं है, कहीं ऐसी जगह घर ले सकती हो, तो फिर अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लो कि देखो अकेले रहते हैं बहुत लोग, हम भी रह लेंगे, वीकेंड पे आप आ जाओगे, है ना। लेकिन घर ऐसी जगह होना चाहिए फिर जहाँ पे वास्तव में सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो, क्योंकि ये चीज़ें हमें बुरी तो लगती हैं, लेकिन हर जगह अकेले रहना इतना आसान नहीं होता। हर कॉलोनी इतनी सेफ़ नहीं होती, है ना। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि घर मैनेज नहीं हो पा रहा, लेकिन हो सकता है घर मैनेज हो जाए, बाद में वैसे परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए। तो देख लो प्रैक्टिकली सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर आप शॉर्ट हो के अकेले फला जगह बिल्कुल सेफ़ है, रह सकते हैं, सब कुछ है, फिर हस्बैंड को कन्विंस कर लो कि भाई रह लूँगी मैं, ठीक है। नेक्स्ट, दीदी हम लोग 4 बहनें हैं। हमारे ताऊ लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी, 3 मकान थे, 2 मकान पर अपना खुद का कब्जा कर रखा है, क्योंकि बचपन से उन्होंने लोगों को पढ़ाया लिखाया। हमारे कोई भाई नहीं है, इसलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक कर लिया। शादी के बाद में लड़कियों को कोई हक नहीं है, कुछ पैसे देकर हमको पढ़ाया जाता है, शादी कर दिया। अमावस को ढंग से खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं कर रखी है। हम लोग हमारा हक देने के लिए वीर राजी नहीं हो रहे हैं। बोलते हैं कि तुम्हारा कौन करने वाला, तुम्हारे कौन सा लड़के हैं, तुम क्या करोगी। लड़कियों की टॉप शादी हो गई, हमारे तो 2 लड़के हैं, उन्होंने सारा तुम्हारा अच्छा बना रखा है। 3GP रिप्लाई कीजिए, लोग क्या करें, हम लोग भी स्थिति नहीं लड़कियों के, हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हम लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जब आपके हस्बैंड
वो सॉरी, जब आपके फादर एक्सपायर हुए होंगे या कुछ है, उन्होंने कोई विल नहीं बनाई, माँ गड़बड़ है। या फिर जब वो आपको पढ़ा रहे थे या कुछ कर रहे थे, है ना, अब उन्होंने मतलब स्थिति उनकी मजबूत है, आप कुछ करने जाओगे भी ना तो वही है कि झगड़े ही होंगे। फिर उनका लॉजिक वही होगा कि भाई लड़कियों की शादी कर दो, प्रॉपर्टी अपनी, शुरू से यही मान के चल रहे होंगे। और आपके हाथ में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं और कोर्ट कचहरी आप करना चाह नहीं रहे, तो ऐसे तो वो देंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। देना होता तो वो शुरू से ही करते, लेकिन ये दुख की बात है कि आपके जो हैं सारा ही कुछ चला गया। कोर्ट कचहरी के अलावा दूसरा रास्ता है नहीं प्रॉपर्टी को लेने का। एक बार बात करके आराम से देख सकते हो कि भाई पूरा ना सही कुछ दे दें, लेकिन जब राजी नहीं है तो झगड़े ही होंगे अब इस बात पे। नेक्स्ट, मैम घर में कोई कीड़ा टिड्डी मारना ठीक है या नहीं मारना चाहिए? कहते हैं पाप है, पुराना घर है, छिपकलियाँ बहुत है, क्या करूँ? भैया पाप तो इतने सारे हैं, लेकिन जब घर में घुस गया तो या तो भगाओ, भाग नहीं रहा तो मारना ही पड़ता, क्या करो। मैम मेरा बेटा 18 साल का है, वो किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करा रहा है पर मुझे कुछ नहीं पता, ना वो बता रहा है। घर में उसकी मेडिकल फ़ाइल मिली किसी साइकाइट्रिस्ट के पास की, जब मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है तो बोलता है कि मर जाऊंगा, पर तुम लोगों को कभी नहीं बताऊंगा। मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत चिंता हुई तो हम उसके डॉक्टर के पास गए, पर उसके साइकाइट्रिस्ट ने उसके कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से साफ मना कर दिया। हमने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की पर साइकाइट्रिस्ट ने उसके कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। मेरे बेटे को हम दोनों ने बहुत प्यार से पूछ लिया पर वो बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, और उसने उसकी मेडिकल फ़ाइल को भी अब लॉक करके रख दिया। छोड़ दो इस चीज़ को उसके सामने दिखाने के लिए, क्योंकि देखो अच्छी बात इसमें यह है कि उसको कोई प्रॉब्लम हुई, वो किसी मानसिक समस्या से जूझा, तो उसने बजाय कोई गलत कदम उठाने के वो साइकेट्रिस्ट के पास गया। अब डॉक्टर के पास पहुंच गया है तो होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। और डॉक्टर ने उसकी जो डिटेल नहीं दी वो भाई उसने भी बोल रखा होगा। और दूसरी चीज़, बीइंग अ साइकेट्रिस्ट उसकी ड्यूटी भी है, किसी की वो पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करेगा पेशेंट की, लेकिन हाँ पेरेंट्स को भी नहीं बताना, वो आपके बेटे नहीं बोला होगा। तो जस्ट मतलब अब तो आप वेट करो और प्रे करो अपने बेटे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का शुक्रिया अदा करो कि वो सही जगह पे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए पहुंच गया। अब उसके दिमाग में सोच के चलो ना, देखो एक तो नेगेटिव चीज़ आपके लिए ही है, जब वो कह रहा मर जाऊंगा आपको नहीं बताऊंगा, यानी आपसे उसका बॉन्ड नहीं है। दूसरा, उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा होगा। अच्छी बात यह है कि वो उससे ओवरकम कर रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, यानी कि उसको अपनी लाइफ की चिंता है, वो सही ट्रैक पे लगा हुआ है उसको लाने में। तो जस्ट उसके ऊपर विश्वास करो, और शायद इस बार विश्वास कर लोगे, उसकी बातों का सम्मान कर लोगे, तो आगे वो आपके भी थोड़ा बहुत जुड़ जाए। नेक्स्ट, एक स्टाफ ने फ़ोन की सेटिंग ठीक करने को बोला, मैंने कर दिया, उसके बाद सर्वर एरर की वजह से आईडी नहीं खुला। अब अपने पति के कहने पे मुझे ब्लेम करने लगी, जबकि पहले भी कई बार वो फ़ोन का काम कराती थी, ठीक हो जाता था, तब कुछ नहीं बोली। मैं गिल्ट में चली गई, पूरा दिन मैं स्ट्रेस रही, जबकि इसकी सच में सर्वर एरर आ रहा था। डिस्ट्रिक्ट एडमिन में भी पूछने पर बताया मेरी भी आईडी ओपन नहीं हो रहा था, तब वो पूरे दिन मुझे ब्लेम करती रही। आपने जब से फ़ोन की सेटिंग को देखा तब से इशू हुआ, जबकि पहले से उनकी आईडी ओपन नहीं हो रही थी। उनको फ़ोन चलाना नहीं आता, क्या करूं? अब जो हो गया उसमें तो एक जवाब हो सकता है कि भाई मैंने क्या मांग के लिया था फ़ोन आपसे, पर्पजली तो कुछ किया नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, क्या करूं, हो सकता मेरे फ़ोन भी हो जाता। उस टाइम का जवाब तो ये था। दूसरा, अब आइंदा जब कभी फ़ोन लेके आए तो कोहनी तक हाथ जोड़ लेना कि भाई हमसे ना हो पाएगा। नेक्स्ट, एक और सवाल, एक दिन इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी ठीक हो चुकी थी, फिर उनसे हमने काम नहीं कराया। उनका घर 50 मीटर के डिस्टेंस पर है, फिर भी मुझे उनके लिए बैड फील हुआ दिन भर। क्या मैं ओवर थिंकर हूँ, हाँ या नहीं? आपको भी हो रहा है क्या? अगर हाँ तो प्लीज़ बताएं, इसको कैसे डील करूँ? इतनी बड़ी बात ना है, फालतू का सोच रहे हो, सही में ओवर थिंक कर रही हो। नेक्स्ट, सुनीता जी, मेरा सबसे छोटा बेटा 4 साल का है, मैं उसको स्कूल ड्रेस पहना के भेजती हूँ, वो रोज़ स्कूल से वापस आते वक्त कपड़े गंदे करके आता है, पता नहीं क्या करता है, मिट्टी में खेलता है।
मुझे रोज़ उसके कपड़े धोने पड़ते हैं। जब भी स्कूल में उसके घर लाती हूँ तो रास्ते में गंदे पानी में भी छप छप कर देगा। अरे भाई बच्चा है, बच्चा है, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है पूछने की। क्या करेगा, मतलब मैं सोच के खुश हो रही हूँ कि कैसा लगता होगा। कपड़े उसके यूनिफॉर्म के ना 2 जोड़ी रखो ताकि इमरजेंसी ना हो, रात को भी मन करे धोने का तो एटलीस्ट अगले दिन पहनने के लिए साफ़ हो। नेक्स्ट आपकी यू बेला वाली बैंगल्स का रिव्यू बिल्कुल बढ़िया निकली जी। इवन अब थोड़ी सी जैसे उनकी पॉलिश ख़राब हो गई है, 2-2.5 साल हो गया मुझे लगातार पहनते हुए, तो सोच रही हूँ कि दूसरी मंगाऊँ भी तो उसी डिज़ाइन की फिर मंगा लूँ या क्या करूँ, मन से ही नहीं उतर रही वो। नेक्स्ट, आप अपनी कॉटन साड़ी कैसे वॉश करते हो? मीशो वाली मशीन में। क्या भाई वो इतनी डेलिकेट है, वो मशीन में नहीं धुलेंगे और हल्का सा कलर भी निकल रहा, उनको सिर्फ सरफ़ का पानी घोलो, हल्का सा डिप करो, रगड़ो ज़रा सा फॉल वॉल पे से ही जो गंदी हुई है एंड डाल दो। उनको भिगोने में या ब्रश व्रश मारने की या मशीन में चलाने की गुंजाइश नहीं है उन साड़ियों को। डेलिकेट सी साड़ी है तो चल जाएंगी वो। आप सोचो भिगो के रख दो बाल्टी में या मशीन में चला दो, नॉर्मल वॉश में या डेली में तो कलर भी हल्का हल्का निकल ही रहा। और कम से कम ही धो, बात तो वो है, हर बार से धो भी मत, मैं तो यही सलाह दूंगी। पहनो, अपना फैला दो, थोड़ी सी उसमें से हवा आर पार हो जाए, तय करके वापस टांग दो अगर गंदी नहीं हुई। और गंदी हो भी जाए तो बड़ी डेलिकेटली सर्फ में अपना धोयो, हल्की सी रगड़ के सुखा दो। वो धूप में सुखाने वाली भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन सुंदर इतनी लग रही है। 400-500 रुपये की साड़ी है, लुक आपका बढ़िया आ रहा है, तो इतनी केयर तो देखो उनकी बनती है। अभी यहाँ पर हो गए हमारे सवाल ख़त्म। ठीक, अब आज का एपिसोड हो गया है, मुझे जो लग रहा है बोलते बोलते काफ़ी लंबा। खैर अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन छोड़े नहीं है, कुछ ऐसे थे जो मेरे लिए थे, मैंने पढ़ा सब लिए हैं, बोले नहीं है, बाकी प्रश्न किसी का नहीं छोड़ा। तो अब मिलती हूँ मैं आपको अगले एपिसोड में। फ़िलहाल ध्यान से, अगर ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे यहीं से देखना शुरू किया है तो व्लॉगिंग चैनल है लिव लाइफ ईजी, वहाँ पर नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ जाना। घर और जॉब को मेंटेन कैसे करना है वहाँ पर ये आइडिया आपको मिल जाएगा। सजने संवरने का शौक़ है तो तीसरा चैनल है जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता, और साथ ही इंस्टाग्राम, जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी मेरी लाइफ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आती है। तो सारी जगह मैं आपको मिल जाऊंगी, इंतज़ार करूंगी सभी लोगों का सभी प्लेटफॉर्म्स पर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।